सारे के सारे ZH1 के लोग तनीषा को कार के अंदर से जाते हुए देखते हैं। उनके चेहरे पर काफी डर होता है। वो कैसे जीत सकते हैं तनीषा से। शेखर दूसरी गाड़ी की तरफ बढ़ता है। जैसे ही ZH1 के मेंबर्स अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं, एक अधेड़ उम्र का आदमी सूट में तनीषा की गाड़ी की तरफ बढ़ता है। सब उसकी तरफ देखते हैं। जैसे ही वो तनीषा के गाड़ी की तरफ बढ़ता है, तनीषा अपनी कार की खिड़की नीचे करती है और उस आदमी को देखती है। हेलो, उस आदमी ने तनीषा से कहा। मैं आपको जानती हूँ, तनीषा ने उस आदमी से पूछा। क्या मैं गाड़ी के अंदर आपसे बात कर सकता हूँ? उस आदमी ने तनीषा से पूछा। तनीषा ने दरवाजा खोला और वो आदमी अंदर आया। मिस तनीषा, आप मुझे संदीप बुला सकते हो, उस आदमी ने प्यार से कहा। आपसे मिलकर अच्छा लगा, पर आप मुझे ढूंढ रहे थे। मेरी रेस अभी शुरू होने वाली है, तनीषा ने कहा। मिस तनीषा, आपका रेस उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप रेस एरेना के पार्ट हो। मुझे लगता है आपको इस बहुत बड़ी मूवी प्रोडक्शन के बारे में पता होगा, संदीप ने तनीषा से कहा। क्या ये मूवी ऋषभ के ऊपर है? तनीषा ने कहा। तुमने बिल्कुल सही कहा, संदीप ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा। आपको देखकर हमारे मूवी के कैरेक्टर की मुझे बहुत याद आ रही है। क्या आप करना चाहेंगी? मैं आपको किसी की याद दिलाती हूँ, तनीषा ने कहा। मुझे लगता है कि आपको पता ही होगा। अगर आपने अच्छे से ऑडिशन दिया तो मैं समझ सकता हूँ कि आपके लिए भी एक सम्मान की बात होगी तनीषा जी। वो पूरे रेसिंग इंडस्ट्री में सबसे फास्ट थी। ये वाह, संदीप ने तनीषा से कहा। ओह, तनीषा ने कहा। ये चीज देखकर संदीप को बहुत अजीब लगा। तनीषा इस बात पर इतना शांत कैसे रह सकती है? यहाँ येवा की बात हो रही है। तनीषा को कभी नहीं लगा था कि ऐसे कंपटीशन में उसे एक्टिंग का ऑफर मिलेगा, पर उसे खुद कोई दिलचस्पी नहीं थी खुद का ही रोल करने में, जो कि उसके लिए कोई चैलेंजिंग रोल नहीं था। आपको इस काम के लिए 7 डिजिट सैलरी मिलेगी। बस आपको 5 मिनट का कैमियो करना है। आपको नहीं लगता आपको ये करना चाहिए? संदीप ने तनीषा से कहा। मिस्टर संदीप, मुझे लगता है ये रोल मेरा ही होगा। मैं बनी ही इसके लिए हूँ। तनीषा इतनी एक्साइटेड हो गई कि कार की वजह से उसे चोट लग जाती है। तनीषा को ये चीज बहुत अजीब लगी, क्योंकि वो इतनी चुप थी कि संदीप को लगा जैसे वो बोर हो गई हो उसकी बातें सुनकर। मिस्टर संदीप, आप निकले गाड़ी से, तनीषा ने कहा। तनीषा ने कार का दरवाजा खोला और संदीप गाड़ी से बाहर निकलता है और हंसता है। तनीषा ने पूछा, संदीप जी, मैं कैसी दिखती हूँ? बिल्कुल येवा की तरह। तनीषा जी, क्या हम लोग अभी भी रेस कर रहे हैं? ZH1 के एक मेंबर ने कहा, जो कि ये सब देखकर बहुत कंफ्यूज था। तनीषा आखिर इस अधेड़ उम्र के आदमी से क्यों बात कर रही है? जाओ जाओ, मुझे परेशान मत करो, मैं अभी अपनी डील फाइनल कर रही हूँ, तनीषा ने ZH1 के टीम के इंसान से कहा। तनीषा की बात सुनकर ZH1 की टीम पूरी तरह से चुप हो जाती है। ये अभी काम की बात आखिर कर क्यों रही है? तनीषा ZH1 की टीम को नजरअंदाज करते हुए संदीप की तरफ मुड़ी और एक मुस्कान के साथ उसने तनीषा से कहा, संदीप जी, ये रोल मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। क्या मैं उनकी तरह दिखती हूँ? संदीप ने तनीषा को देखते हुए कहा। ये वह इतनी भी ज्यादा सीरियस नहीं रहती थी। मैं रेसिंग एरेना के बारे में उतना नहीं जानता हूँ। मुझे बस इस रोल के लिए ढंग के लोग देखने हैं, और जो ऑडिशन होगा वो वहाँ के मैनेजमेंट की तरफ से होगा। पर अगर मैंने बात की उनसे तो आपको ऑडिशन का मौका मिल सकता है। तनीषा बिल्कुल चुप थी। अगर उसे येवा के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो वो इतना कहा ही क्यों? ताकि उसे पैसे के झांसे में ला सके। मिस्टर संदीप, मैं आपसे एक सच कहना चाहती हूँ कि मैं एक रेसर के अलावा एक्ट्रेसेस भी हूँ। ये रोल करना मेरे लिए बहुत सही होगा। क्या मैं ये ऑडिशन दे सकती हूँ? तनीषा ने संदीप से कहा। तनीषा की तरफ संदीप ने देखते हुए कहा, मैंने कुछ रिसर्च किया है येवा पे, पर इससे पहले मुझे लगता है कि आप ये रोल कर लोगे। पर आपके लिए ये ऑडिशन पास करना मुश्किल होगा। इस रोल के लिए 1000 कैंडिडेट्स ने ऑडिशन दिया है और कुछ बहुत ही फेमस एक्ट्रेसेस हैं जो कि पॉपुलर हैं। बहुत पॉपुलर? कौन है वो एक्ट्रेसेस? तनीषा ने कहा। संदीप ने कुछ सोचते हुए कहा, मुझे लगता है उसका और आपका नाम काफी मिलता है। वो एक्ट्रेसेस है देविका कपूर। तनीषा को ये देखकर गुस्सा आ जाता है जब वो संदीप की बात सुनती है। देविका आखिर ये रोल कैसे कर सकती है? देविका की वजह से कहीं ना कहीं वो रेस से बैन हुई थी और अब वो उसका रोल करेगी। और देविका को पता भी नहीं है कि ये वह आखिरकार तनीषा ही है। पहले भी जब तनीषा से देविका मिलने आई थी, तनीषा ने उसे नहीं बताया था कि वो है कौन। देविका को बस इतना पता था कि तनीषा कोई फेमस रेसर है, लेकिन कभी भी ये बात देविका ने सोची भी नहीं थी कि तनीषा ही येवा है। तनीषा जी, अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो देविका जी ही येवा का रोल करेंगी, पर वो रेसर है नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि कोई ऐसा रेसर ढूंढना चाहिए जो कि येवा की तरह लगे हर तरीके से। और अगर प्रोड्यूसर्स को भी ये चीज़ पसंद आई तो मुझे अच्छा कमीशन मिलेगा इसका। संदीप ने उसकी तरफ हंसते हुए कहा। तनीषा बिल्कुल चुप हो गई थी। वो बस प्रोडक्शन का आदमी था जो कि नए चेहरे ढूंढता रहता है, क्योंकि बड़ी प्रोडक्शन में ऐसा ही होता है। पर ये लोग ऑडिशन के लिए कुछ नहीं कर सकते। आप मुझे ये बताइए कि आपने अभी तक कितनों को ढूंढा है?
तनीषा ने संदीप से पूछा। संदीप ने हंसते हुए कहा, मुझे अभी तक 10 मिले हैं। मैं बस आज की रेस में देखने आया था कि कुछ मिलता है या नहीं, क्योंकि देविका बहुत पॉपुलर है। वो दिखती थोड़ी बहुत है येवा की तरह। तनीषा को गुस्सा आता है, पर वो सच ही कह रहा है। ठीक है तनीषा जी, ये रहा मेरा कार्ड। अगर आपने कल डिसाइड कर लिया हो तो बता दीजिएगा मुझे। तनीषा को संदीप ने अपना कार्ड पकड़ाया और वहां से जाने लगा। तनीषा जैसे अपनी आंखों से ही संदीप का कत्ल कर देती। वो उसकी इच्छाओं को ऐसे कैसे मार सकता है, ऐसे कैसे खिलवाड़ कर सकता है। तनीषा क्या हुआ? तनीषा के नाना उसकी तरफ आकर कहने लगे। मैं ठीक हूँ नाना जी, तनीषा ने उसके नाना से कहा। इससे पहले कि उसके नाना कुछ कह सके, एक जोर की आवाज आती है पीछे से और बहुत सारी लाल रंग की गाड़ियां उस रेस ट्रैक में आकर खड़ी होती है। जी और उसकी टीम के मेंबर्स का चेहरा उतर सा जाता है वो कार देखकर। एक कार बहुत तेज से आती है और बहुत सारा कीचड़ तनीषा पर गिर जाता है। तनीषा उस गाड़ी को देखती है और बहुत गुस्सा करती है। थोड़ी देर में उन गाड़ियों से कुछ लोग बाहर आते हैं। ये तो WW टीम है। तनीषा के नाना, शेखर के पिता और बाकी सब उन लोगों को देखकर चौंक गए थे। ये तो WW की टीम है तनीषा दी। तनीषा को अपने देश के किसी भी टीम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तनीषा दी, आपको इनके बारे में भी नहीं पता? अभय ने तनीषा से कहा। ये लोग यहाँ की सबसे बड़ी टीम है। ये पहले ZH1 से हारे थे इंटरनेशनल कंपटीशन में, पर फिर इनका नया कैप्टन आया और अब 3 साल से यही लोग जीत रहे हैं। तनीषा ने कुछ नहीं कहा। उसे तीसरे लेवल के कंपटीशन के बारे में कुछ नहीं पता था। तनीषा को सेकेंड लेवल की टीम के सारे रेसर के बारे में याद तो नहीं था, तो थर्ड लेवल का कैसे होता? हेलो जी, क्या तुम यहाँ हमसे छुपने आए थे? एक आदमी ने जी की तरफ देखते हुए कहा। कुछ दिक्कत हुई है तुम्हें? जी ने उस लड़के से पूछा। हाँ बिल्कुल, एक आदमी ने कहा। WW की टीम ने ZH1 की टीम से कहा। 100 में से बहुत कम टीम होती है जो कि तीसरे लेवल के कंपटीशन में जा सकती है। ZH1 की टीम बहुत वक्त से इस चीज के लिए तैयारी कर रही थी, पर एक अजीब सी चीज थी वो। एक रेसिंग टीम दूसरे रेसिंग टीम को चैलेंज कर सकती थी। इससे पहले के कंपटीशन में ZH1 की टीम ने WW की टीम को हराया था, तो ये तय था कि WW की टीम उनसे बदला लेना जरूर चाहेगी। एक नए चैलेंज से ZH1 की टीम थर्ड लेवल तक नहीं जा सकती है। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम हमसे पहला कंपटीशन वैसे भी हारे हो, अब उसी का बदला निकालना है तुम्हें? एक ZH1 की टीम के इंसान ने गुस्से से कहा। ये एक मजाक था, तुम पर ये बात डिपेंड करती है, एक आदमी ने कहा। इन सब बातों के बीच में वहाँ मीडिया के कुछ लोग आते हैं। मीडिया ने उन लोगों को WW की टीम को ही बुलाया था, ताकि लोग ये समझे कि ZH1 की टीम के लोग उनसे डरकर हार मान गए, जिनसे उनकी टीम का नाम खराब हो सके। आगे क्या होता है जानेंगे अगले एपिसोड में। जी इस बार WW की टीम में नए कैप्टन है। क्या ये वजह है कि ZH1 को डर है WW टीम की, जिस वजह से वो WW का चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर रहा है? एक रिपोर्टर ने पूछा। और एक के बाद एक बहुत सारे सवाल जी के सामने आने लगे, जिस वजह से वो बहुत गुस्सा हो गया था। WW बहुत चालाक टीम थी और वो लोग सब कुछ सोच समझ कर आए थे। अगर ZH1 ने उनका चैलेंज मान लिया तो बहुत बुरी चीज हो सकती है, क्योंकि उनके नए कैप्टन के साथ WW की टीम को हराना मुश्किल है। उनका नया कैप्टन रेसिंग एरेना का बहुत अच्छा खिलाड़ी था और उसके साथ मैच का मतलब है खुद का रेपुटेशन खराब करना, जो कि ZH1 नहीं करना चाहते थे। जी और उनकी टीम को WW की टीम से डर लगता है। एक लड़की को क्यों परेशान कर रहे हो? एक रिपोर्टर ने जी से कहा। ये सही कहा आपने। अभी अभी जी की टीम एक बहुत ही घटिया सिन्हा परिवार की टीम के साथ मैच करने वाली थी। ये क्या कर रहे हैं आप? क्या यही करती है जी की टीम? एक और रिपोर्टर ने जी को भड़काते हुए कहा। तनीषा के नाना को ये सब देखकर काफी गुस्सा आता है। उन्हें इन सब में खींचने की क्या जरूरत थी? उनकी टीम को बीच में क्यों लाया जा रहा है? ZH1 तो सिर्फ शेखर को अपने टीम में लेना चाह रहा था और सिर्फ उसकी स्किल्स देखना चाहते थे। एक रिपोर्टर ने तनीषा से पूछा। तनीषा जिसने हेलमेट लगा रखा था वो रिपोर्टर को गुस्से से देखती है। उसे क्या इन चीजों के लिए पैसे मिल रहे हैं? नहीं, फिर वो क्यों जवाब दे? हाँ, तनीषा ने कहा। सारे के सारे रिपोर्टर्स के चेहरे पर एक खुशी सी थी, पर तुरंत तनीषा ने कहा, हम ट्रेनिंग ले रहे हैं उसी चैलेंज के लिए जो WW ने कहा था। तनीषा की बातों से सारे रिपोर्टर्स और सिन्हा परिवार के लोग बहुत चौंक गए थे। तनीषा इतनी बड़ी बात कैसे कह सकती है? उसके परिवार की वजह से इतनी छोटी सी रेस को देखने वो लोग आए हैं। जी ने कहा कि WW बहुत कमजोर है और वो बस हमारी टीम को ट्रेन कर रहे हैं इस चैलेंज के लिए। तनीषा ने रिपोर्टर से कहा। वो सिन्हा परिवार को ट्रेन कर रहे हैं? एक रिपोर्टर ने चौंकते हुए कहा। सारे के सारे काफी शांत हो गए थे। ZH1 की टीम ने एक अजीब नजर से तनीषा को देखा। वो करना क्या चाहती है? उन्होंने तो ये भी कहा था कि WW की टीम उनके वक्त के लायक भी नहीं है, इसीलिए उन्हें ये चैलेंज एक्सेप्ट किया। तनीषा ने आगे कहा। तनीषा के नाना ने चौंकते हुए कहा, ये क्या करना चाहती है? शेखर के पिता को ये सुनकर काफी गुस्सा आता है। उसे क्या सिन्हा परिवार का मजाक उड़ाना था सबके सामने?
वो सिन्हा परिवार का मैच डब्ल्यूडब्ल्यू की टीम के साथ उनका कंपटीशन कराना चाहती है। उनके लेवल और स्किल्स में काफी अंतर था और वो किसी भी हाल में नहीं जीत सकते थे। डब्ल्यूडब्ल्यू ने अगर सच में इनके साथ कोई मैच किया तो सिन्हा परिवार के पीछे डब्ल्यूडब्ल्यू के सारे फैंस पड़ जाएंगे, जिस वजह से उनका नाम भी खराब हो सकता है। अगर एक घटिया टीम जैसे कि सिन्हा परिवार को सबसे बड़ी टीम के साथ खेलना बहुत बड़ी बात थी। अगर डब्ल्यूडब्ल्यू ने पूरा चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और सिन्हा परिवार जीत गया तो उन्हें बहुत अच्छा भी फेम मिल सकता है। उस वक्त सारे के सारे कैमरे तनीषा की तरफ मुड़ते हैं और उन्होंने पहली बार ऐसा कुछ देखा था। मैडम, क्या आप सिन्हा परिवार की टीम से हैं? क्या आप जानती हैं कि क्या होगा डब्ल्यूडब्ल्यू टीम के साथ? कुछ करेंगे तो क्या हो सकता है? एक रिपोर्टर ने कहा कि तो सालों में नहीं हुआ अभी तक के, तुम्हारी टीम बहुत खराब चीज शुरू करने वाली है। तनीषा रिपोर्टर्स की तरफ मुड़ती है और उन्हें देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। उन लोगों की बात गलत नहीं थी। सिन्हा परिवार की टीम बहुत खराब थी और उनका कोई भी मुकाबला नहीं था डब्ल्यूडब्ल्यू की टीम के साथ। पर ये सब बोलने के पीछे तनीषा का कोई इरादा जरूर था। ये कंपटीशन जीतना मतलब जलती लड़कियों पर पानी डालने की तरह था। वो चाहती थी कुछ ऐसा जिससे सिन्हा परिवार को उनकी ताकत वापस मिल सके और इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यू से ज्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता था। वो ZH1 की टीम को इस उलझन से निकाल भी नहीं सकती है और साथ ही साथ उनके नाना का सपना भी पूरा कर सकती है, जिससे उन्हें और फंडिंग और स्पॉन्सर्स भी मिले। ये बिल्कुल एक तीर से दो निशाने लगाने जैसा है। लेकिन वो जानती थी उसकी टीम से डब्ल्यूडब्ल्यू की टीम नहीं लड़ेगी, इसीलिए उसने ZH1 का फायदा उठाना पड़ा। शिखर के पिता और बाकी सब तनीषा को घूर कर देख रहे थे। ये लड़की सबको बहुत बड़ी परेशानी में ला रही है। अब बहुत सालों से ये चीज होती आ रही है कि एक टीम दूसरे बड़ी टीम को बोल सकती है एक अच्छे मैच के लिए, लेकिन फिर बहुत लोगों ने इन सबको बहुत रोका और रेसिंग टीम जो ये चीज करती थी उन्हें बहुत बुरा भला कहा। ऐसा इस शहर में सालों बाद हुआ था। एक छोटी सी टीम बड़ी सी टीम को चैलेंज करे, वो भी वो टीम जो कि बहुत ही ताकतवर है, वो ऐसे किसी छोटी मोटी टीम से रेस करे। पहले जिस टीम ने ऐसा किया था वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। इन्वेस्टर्स, फैन सब चले गए थे उनके हाथ से। मैडम, आपकी टीम तो कुछ ज्यादा ही बेशर्म है, एक रिपोर्टर ने तनीषा से कहा। सिन्हा परिवार को अपने तरह की किसी टीम को चैलेंज करना चाहिए था, पर उन्हें शायद बहुत ज्यादा सबको दिखाना था कि वो कौन है और इसी वजह से पागल हो गए थे और ऐसी हरकतें कर रहे थे। क्या है कि तनीषा के नाना कुछ कहने वाले होते हैं कि तभी तनीषा ने कहा, क्या है कि हमें लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू की टीम उतनी अच्छी नहीं है जितनी हो सकती है, हम उनसे ज्यादा अच्छे हैं। शिखर के पापा तनीषा को ध्यान से देखते हैं और उन्हें बहुत गुस्सा आता है। उसे पता भी है कि वो क्या बर्बाद करना चाह रही है, उनका पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। हाँ, ये लड़की सही कह रही है। इससे पहले कि कोई कुछ कहे, विराट बोल पड़ता है और आगे बढ़ते हुए कहने लगता है, मैं ऐसे कहने के लिए माफी चाहूंगा। मैं विराज हूँ, उनकी ऑपोजिशन टीम का बॉस कह सकते हैं आप मुझे। सिन्हा फैमिली हमसे 6 मैच अभी तक हार चुकी है। आज तो उनका लक अच्छा था, पर इनकी टीम बचेगी नहीं। वैसे भी शायद अब उन्हें अपनी किस्मत पर ज्यादा भरोसा है, इसीलिए वो ऐसा कह रहे हैं। वैसे भी पैसों से ज्यादा नाम कमाना आसान है आजकल। वो तनीषा की तरफ ये देखकर कहता है। वैसे भी उसे तनीषा पर काफी गुस्सा था क्योंकि उसकी वजह से आज विराज की टीम हारी थी। तनीषा के नाना और शेखर के पिता किसी का भी ध्यान तनीषा पर नहीं था, पर उसका जरूर था। उसे काफी ताजुब था इस बात का कि आज तक सिन्हा परिवार की टीम जीती नहीं और आज ये जीत गए। पर जब उसे ध्यान से देखा तो विराज समझ गया कि ये लड़की की वजह से ही हुआ है। वो काफी अच्छी नेविगेटर साबित हुई। भले यह लड़की कोई रेसर नहीं थी, पर वो काफी अच्छी और प्रोफेशनल थी। अगर वो सिन्हा साहब की नातिन नहीं होती तो वो उसे अपनी टीम में जरूर ले लेता। विराज ने तनीषा को ऊपर से नीचे देखा। वो भले तनीषा को अपनी टीम में नहीं ले सकता, लेकिन वो उसे पूरी तरह से बर्बाद तो कर ही सकता है। वो लड़की नेविगेटर अच्छी थी, पर दिमाग जरा भी नहीं था उसके पास। होता तो कभी भी डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ ऐसे खुलेआम चैलेंज नहीं करती। और अब विराज को एक और मौका मिल गया था उसे बर्बाद करने का। किसे पता था कि सिन्हा परिवार ऐसे तैयार खड़ा होगा बर्बाद होने के लिए। सब मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई गलत फहमी है। शेखर के पिता ने कहा, गलत फहमी? तुम्हारी टीम के एक इंसान ने पहले ही सब कुछ बोल दिया है जो तुम लोग सोचते हो। बिल्कुल सच बात है ये। क्या ये तुम्हारी टीम का हिस्सा नहीं है? रिपोर्टर्स ने पूछना शुरू किया। शेखर के पिता कुछ नहीं कह पाते क्योंकि थी तो आज तनीषा उनके ही टीम की मेंबर। एक लड़का जी की तरफ बढ़ता है और कहने लगता है, तुम बहुत ज्यादा नीचे गिर गए हो लगता है। तुम्हें एक घटिया टीम ही मिली थी हमें चैलेंज करने के लिए। वो तनीषा की तरफ देखता है और जी से कहने लगता है, तुम हमारे साथ रेस नहीं कर सकते, औकात ही नहीं है तुम्हारी। औकात? तनीषा ने गुस्से से उस इंसान को देखा। कैसा होगा अगर हम ये कहें कि मेरी टीम ZH1 की ही टीम का हिस्सा है? ऐसे तो शायद हम रेस कर सकेंगे तुम्हारे साथ। सबने जी को देखा। जी सिर्फ ZH1 का कैप्टन ही नहीं, बॉस भी था। और अगर उसने हाँ कहा तो सिन्हा परिवार की टीम उस रेस का हिस्सा हो सकती है। और अगर वो लोग हारे तो ZH1 को बहुत भुगतान होगा। उन्हें शायद 3rd लेवल के इंटरनेशनल कंपटीशन से भी निकाल दे।
जी क्या ये टीम तुम्हारी टीम का हिस्सा है? उस लड़के ने पूछा। जी बिल्कुल चुप था, पर तनीषा उसके पास जाती है और उससे धीरे से कहती है, भरोसा रखो मुझ पर। जी तनीषा की तरफ देखता है और थोड़ी देर चुप रहने के बाद बहुत हिम्मत से कहता है, ZH1 की टीम बहुत बेवकूफ है, नहीं वो चैलेंज मानेंगे ना ही हार मानेंगे। अगर माना तो इंटरनेशनल कंपटीशन से उन्हें निकाल दिया जाएगा, और अगर हार मान लिया तो और बुरा हो जाएगा। तनीषा अगर उनके बदले रेस करे तो जी के लिए एक अच्छी उम्मीद की किरण है। उसे ऐसा नहीं करना था, पर अब उसे ये करना पड़ गया। काफी दिलचस्प होगा ZH1 जितनी अच्छी टीम का WW के साथ मुकाबला। मुझे लगता है तुम लोगों को और कोई काम नहीं है, WW की टीम मेंबर ने कहा। ठीक है, तो ये तय रहा, हम चैलेंज मानते हैं, तनीषा ने गुस्से से देखते हुए कहा। आगे क्या होता है जानेंगे अगले एपिसोड में। अनुराग और राजमीत VIP रूम में ही थे और तभी अनुराग ने कहा, मैं जीता, याद है ना तुम्हें, बॉस की ऑटोग्राफ्ड फोटो दे देना। अनुराग ने बहुत खुशी से कहा। उसे पता था कि आज जीत उसी की होगी। राजमीत बहुत ही गुस्से में था और उसने गुस्से में कहा, ये हो ही नहीं सकता, सिन्हा परिवार जीत भी कैसे सकता है? अभय और शेखर दोनों के दोनों बेवकूफ है। जब अभय ने येवा के स्टूडेंट की तरह गाड़ी पर आज टेक्निक इस्तेमाल किया था, उसे नहीं लगा था कि ऐसा कुछ होगा, पर उसने कर दिया। और तो और उसने 2 गाड़ियों को एक साथ ब्लॉक भी कर दिया था। विराज की टीम बहुत अच्छी थी और उनमें टेक्निक्स या स्किल की कोई कमी नहीं थी, पर जैसा सबने सोचा था, सिन्हा परिवार की तरफ किसी का ध्यान तक नहीं गया था। शेखर के जीतने पर सबका ध्यान उनकी तरफ गया और उन्होंने सबको चौंका कर रख दिया था। सारे के सारे सपोर्टर्स, फैंस सब ये जानने के लिए बहुत उत्सुक थे कि आखिरकार ये हुआ कैसे। इसीलिए सारे के सारे ऑर्गेनाइजर्स को पूरा वीडियो दोबारा देखना पड़ा, ये देखने के लिए कि आखिर शेखर जीता कैसे। तब जाकर राजमीत को समझ आया कि सिन्हा परिवार की टीम जीती कैसे। अनुराग कैसे भी करके खुद को चुप रखता है और वो राजमीत को देखता है, सारी चीजें समझते हुए। वो बस उसे इतना ही बताना चाहता था कि उसे पता है कि सिन्हा परिवार किसकी वजह से जीता है। ये क्या उस नेविगेटर की वजह से हुआ है? राजमीत ने धीरे से खुद से कहा। सारी बातों का बस एक ही तुक बन रहा था, अभय के पास एक नया नेविगेटर है और वो लड़की बहुत हद तक बॉस की तरह है। अनुराग को ये सुनकर अच्छा लगा। आखिरकार राजमीत शायद सब कुछ समझ रहा था और उसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन थोड़े ही देर में राजमीत ने कहा, नहीं, वो बस उनकी तरह दिखती है। ये एक चलन था कि बहुत लोग अच्छे रेसर की होने की वजह से सुंदर दिखने वाली लड़की को ले लेते थे ताकि उनकी टीम सबके नजर में रहे। अनुराग कुछ कह ही नहीं पाता, वो चुपचाप खड़ा रह जाता है कि तभी उसने राजमीत से कहा, राजमीत तुम उसे बीच में मत लाओ, बस बात मान लो। अगर तुम्हें वो फोटो खुद के सीने से लगा कर रखनी है, ठीक है, मुझे वो नेकलेस दे दो जो तुमने अपने गले से लगा कर रखा है। अनुराग की आंखें जैसे चमक रही थी राजमीत के गले में वो नेकलेस देखकर। उसे येवा का वो नेकलेस बहुत वक्त से चाहिए था, पर उसे बहुत बाद में पता चला था कि उस चैरिटी डिनर में येवा आई थी, वो भी राजमीत से मिली। अगर उसे पहले पता होता तो वो कभी उसे नेकलेस लेने देता ही नहीं। पर कोई बात नहीं, क्योंकि अनुराग अभी भी वही शख्स है जिसने सिर्फ येवा का चेहरा देखा है। तुम सपना ही देखते रहो, राजमीत ने गुस्से में अनुराग से कहा। तुम मेरे साथ खेलने की कोशिश मत करो, जो बोला था पूरा करो, अनुराग ने राजमीत से कहा। ये लोग सिर्फ चीटिंग से जीते हैं, मैं नहीं मानूंगा तुम्हारी बात, राजमीत ने अनुराग से गुस्से में कहा। वो दोनों झगड़ ही रहे थे कि तभी एक इंसान जाते हुए दिखता है। यहाँ तनीषा भी अपना हेलमेट उतारकर बिल्कुल अकेले बैठी थी कि तभी उसे थोड़ी देर में VIP रूम में कोई आता दिखता है। एक कोई वही का एम्प्लॉय था और दूसरा राजमीत। बॉस, अनुराग ने बहुत ही खुश होते हुए अचानक से ये बात कही। राजमीत को पता नहीं था कि वो यहाँ तनीषा से टकराएगा, और जैसे उसने देखा कि तनीषा वहाँ है, वो काफी चौंक गया। राजमीत ने तनीषा को सिल्वर कलर की यूनिफॉर्म में देखा और उसमें सिन्हा परिवार का मार्क भी था। उसे वो देखकर काफी गुस्सा आता है। तुम अभय की नेविगेटर हो? उसे कभी नहीं लगा था कि अभय की नेविगेटर इतनी ज्यादा येवा से मिलेगी, और वो भी तनीषा होगी। तनीषा ने राजमीत की तरफ देखा और उसे काफी अजीब लग रहा था। जैसे बोला जाता है कि दुनिया गोल है और यहाँ लोग मिलते रहते हैं। ओ हेलो राजमीत सर, क्या इत्तेफाक है? तनीषा ने कहा। तनीषा की तरफ राजमीत ने गुस्से से देखा और उसकी यूनिफॉर्म को घूरते हुए कहा, इत्तेफाक? मुझे तो ये कोई इत्तेफाक नहीं लग रहा तनीषा, क्या तुम फिर से मेरे पीछे आ रही हो? तनीषा थोड़ी कंफ्यूज सी हो जाती है और पूछती है, क्या? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना, मेरे पास भी मत आना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई येवा की नकल करने की? तुम इस सिल्वर यूनिफॉर्म के लायक भी नहीं हो, राजमीत ने तनीषा से गुस्से से कहा। वो उस सिल्वर यूनिफॉर्म को गुस्से से देख रहा था, जैसे अब वो उसे निकाल कर फेंक ही देगा। तनीषा को भी गुस्सा आता है और वो बोलती है, अब क्या कह रहे हैं? अब क्या हर वक्त ऐसे ही भ्रम में रहते हो? क्या तुम्हें मुझसे कोई मजाक करना है? अगर तुम्हारा ये इरादा नहीं था तो क्या था उस घटिया सी सिन्हा परिवार की टीम में जाने का? राजमीत ने तनीषा से कहा। तनीषा ने गुस्से से उसे देखा और कहा, वो घटिया सी टीम जिसकी आप बात कर रहे हैं वो मेरे नाना की है और मैं उनकी मदद करने आई हूँ। कोई दिक्कत है आपको? राजमीत उसे गुस्से से देखता है और कहने लगता है,
तुमने अपने नाना का भी इस्तेमाल किया? तनीषा बिल्कुल चुप हो जाती है। ये आदमी कैसे हर चीज को खुद के बारे में बना सकता है? अनुराग ये देखकर वहीं पर खड़ा था और उन दोनों की बातें सुन रहा था। अब उसे समझ आया कि तनीषा को उसने आखिर कहाँ देखा है। तनीषा एक सेलिब्रिटी है और वो कहीं तनीषा कपूर, और वो वही तनीषा कपूर है जिसके साथ अभी राजमीत का एक रोल है। वो लोग कपल का रोल कर रहे थे। क्या था ये? राजमीत इतना घटिया लग कैसे हो सकता है उसका? वो येवा के साथ स्कैंडल में फंसा, अब उनके साथ मूवी भी करने जा रहा है, और इस चीज से अनुराग को बहुत गुस्सा आता है। राजमीत कैसे नहीं समझ पाया कि तनीषा ही येवा है? वो नकली फैन है येवा का। राजमीत अपना फोन बाहर निकालता है और तनीषा पर चिल्लाते हुए कहता है, अपने घटिया इरादों को यहीं बंद करो, वरना मैं तुम्हारे बारे में फिर से कुछ न कुछ पोस्ट कर दूंगा खुद के सोशल मीडिया अकाउंट पर। तुम्हें सच्चाई देखनी ही पड़ेगी। तभी अनुराग उसके हाथ से फोन छीनते हुए कहने लगा, तुम पागल हो क्या राजमीत? तुम जानते भी हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? कौन है ये, बताओ मुझे। राजमीत ने गुस्से में कहा। ये अनुराग इससे पहले कुछ कह सके तनीषा उसे रोकते हुए कहने लगती है, तो तुमने इसे बता दिया कि मैं येवा हूँ? राजमीत तनीषा के मुंह से येवा का नाम सुनकर जैसे उसके सर से नस फटने लगती है और वो बहुत ही गुस्से में तनीषा से कहने लगता है, तनीषा तुम अपनी हद में रहो, अगर तुमने उसका नाम दोबारा लिया तो मैं जान ले लूंगा तुम्हारी। अनुराग ने कहा, ऐसा हो भी सकता है, पर अनुराग अपनी बात पूरा कर पाए उससे पहले राजमीत ने गुस्से में उसकी बात रोक दी और बोला, अनुराग तुम पागल हो गया? राजमीत वहाँ और नहीं रुक सकता और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तनीषा के चेहरे पर एक अलग सी खुशी होती है। उसे पता था कि राजमीत उसकी बात कभी नहीं मानेगा, इसलिए उसने ऐसा कहा था। जब राजमीत वहाँ से गया तो उसने अनुराग की तरफ देखा। बॉस, राजमीत। तनीषा ने उसे चुप करवा दिया, और इसे सीक्रेट ही रखना। अनुराग ने कहा, ओके, मैं याद रखूंगा, मैं इसे बिल्कुल सीक्रेट रखूंगा, आप बिल्कुल चिंता नहीं करिए। तनीषा ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और वहाँ से चली गई। अनुराग उसकी तरफ देखता है। तनीषा काफी खूबसूरत लग रही थी और तभी उसे राजमीत की बात याद आती है। वो कौन सी पोस्ट की बात कर रहा था आखिर? अनुराग राजमीत का अकाउंट देखता है और उसमें पढ़ता है, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं अंधा ही हो जाऊंगा उससे प्यार करने से अच्छा। अनुराग चुप खड़ा होता है। वैसे तो उसे काफी जलन होती है, पर सब कुछ उसे देखकर धुल जाता है। वैसे वो यही सोचता है कि राजमीत को जब सच पता चलेगा तब क्या होगा। वहीं वेटिंग रूम में सना परिवार और ZH1 की टीम को जैसे कोई सांप सूंघ गया था। तनीषा अपना यूनिफॉर्म बदलकर अंदर आती है कि तभी शेखर के पिता उस पर चिल्लाने लगते हैं, तनीषा तुम पागल हो क्या? तुम हमारे पूरे परिवार को ऐसे बर्बाद करना चाहती हो? मैं बता रहा हूँ, आज के लिए तुम्हें मैं बहुत अच्छा सबक सिखाऊंगा। ये कहकर वो तनीषा पर हाथ उठाने वाला ही होता है कि समीर उसका हाथ रोक लेता है और बोलता है, मिस्टर सिन्हा, लड़कियों पर हाथ उठाना अच्छी बात नहीं है। समीर की भाभी भी है वो, ऐसे कैसे हाथ उठा सकता है कोई उस पर? शेखर के पिता खुद को शांत करते हैं और कहने लगते हैं, समीर जी, आपने खुद की आंखों से देखा कि क्या हुआ अभी अभी। शेखर ने इतने मुश्किल से जीता है और ये सब खराब करने पर तुली है। शेखर ने सब कुछ किया ताकि आपको परेशानी ना हो, पर इससे सब खराब करना है। वो चाहती है सब खराब करना। समीर को वैसे तो काफी गुस्सा आ रहा था कि ये ऐसा क्यों सोच रहा है कि समीर शेखर की वजह से यहाँ आया है। शायद उसे तनीषा को मारने देना चाहिए था, इस बेवकूफ इंसान को, पर तनीषा ऐसा कभी नहीं करेगी, ये वो जानता था। तभी फिर से शेखर के पिता तनीषा पर गुस्सा करते हुए कहने लगे, तनीषा तुमने बहुत घटिया हरकत की है, ये तुम्हारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री नहीं है और तुम सब खराब कर दोगी हमारे लिए, बहुत हो गया। तनीषा के नाना खड़े होते हैं और सब कुछ शांत करते हैं। उन्हें नहीं पता था कि जी भी इतने बेवकूफ होंगे कि वो तनीषा की बात पर आ जाएंगे। तनीषा के नाना ने कहा, जब ये सब हो ही गया है तो कुछ और सोचते हैं, कोई रास्ता निकालते हैं। आगे क्या होता है जानेंगे अगले एपिसोड में। जी अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहने लगा, आप ऐसा मत कहो, मैंने बिल्कुल सोच समझ कर ये डिसीजन लिया है। शेखर के पिता और नाना काफी कंफ्यूज होते हैं ये देखकर। शेखर पर इतना भरोसा क्यों है जी को? जी तनीषा की तरफ देखता है और कहने लगता है, मुझे भरोसा है सिन्हा परिवार पर। शेखर के पिता के अंदर जैसे किसी ने जान ही फूंक दी थी और वो खुश होते हुए कहने लगा, यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, आपको शेखर पर इतना भरोसा है, आप फिक्र ना करें, वो जो भी करेगा बिल्कुल सही करेगा। शेखर जो कि खुद की तारीफ सुनकर बहुत खुश हो रहा था, उसका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। उसने कहा, हाँ जी, मैं बिल्कुल आपका भरोसा रखूंगा। जी और समीर बिल्कुल चुप थे और दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। ये कंपटीशन अगले महीने होने वाला था और वो कितना भी कुछ कर ले, ये WW से नहीं जीत सकता था। जी बस यही देख रहा था कि तनीषा कुछ नहीं कह रही है, पर उसे पता था कि ऑर्गेनाइजर्स और सबके सब ने ये फुटेज देखी है और उन्हें भी पता है कि सिन्हा परिवार को जो आज जीत मिली है वो सिर्फ और सिर्फ तनीषा की वजह से है। ZH1 कैसे भी WW को नहीं हरा सकता था, पर उनकी सारी उम्मीदें सिर्फ और सिर्फ तनीषा से जुड़ी थी। तनीषा को भी काफी खुशी थी कि वो सबके काम आ रही है, क्योंकि ये सिर्फ एक मामूली कंपटीशन था, वो इंटरनेशनल कंपटीशन से हटी है, इससे नहीं।
ये सब क्या बकवास चीजें हो रही हैं? मुझे लगा था कि आज हम रेस कर लेंगे, पर किसे पता था कि ये चीज ऐसे बिगड़ जाएगी। समीर ने मौका देखकर तनीषा के कान में ये बात कही और बाकी सब जी से बात कर रहे थे। तनीषा जी को क्या जरूरत थी समीर का नेविगेटर बनने की? वो खुद इतनी अच्छी है और इसकी क्या जरूरत है? उनके टैलेंट का वेस्ट है ये बिल्कुल खतरनाक रिस्क था। एक तरफ उसके नाना कभी भी उसे रेस के लिए जाने नहीं देंगे और दूसरी तरफ ये एक बाहर की रैली रेस थी और इसमें बहुत एनर्जी लगती है जो उसके नाना को नहीं लगा था कि वो दे पाएगी। उसका बायां पैर अभी भी ठीक हो रहा था, जिस वजह से वो खुद भी रेस के तौर पर नहीं जा सकती थी। तनीषा ने यह सब बताने की नहीं सोची और समीर की तरफ बढ़ी, जिसने थोड़ी देर पहले उसे फिर से भाभी कहकर पुकारने की कोशिश की थी। उसने बात को घुमाते हुए पूछा, आपके भाई की तबीयत कैसी है अभी? समीर ने तनीषा की तरफ देखा और कहा, बहुत टेस्ट हुए हैं उनके, पर अभी उनका हाल पहले से सही है। पर तनीषा ने कहा, पर क्या? ये सब बस अभी के लिए है, भैया की हालत बहुत नाजुक रहती है, वो कल रात को भी बेहोश हुए थे फिर से, समीर ने तनीषा को बताया। तनीषा बहुत परेशान हो गई थी ये सुनकर और उसने पूछा, वो कल बेहोश हो गए थे? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अब कैसे हैं वो? समीर ने कहा, वो ठीक है, बस ये सब होता रहता है, कभी भी बेहोश हो जाते हैं वो, भगवान जाने कैसे। तनीषा ने पूछा, क्या परेशानी है उन्हें, क्या बीमारी है उनकी? समीर ने आंखें भींचते हुए कहा, बहुत कमजोर है भैया, वो दिखाते नहीं है ये चीज, पर कभी भी उनकी हालत और खराब हो जाती है। तनीषा जी, अच्छा हुआ कि आप और भैया के बीच में सब सही हो गया है, इसीलिए उनमें अब इम्प्रूवमेंट दिख रही है, समीर ने तनीषा से कहा। समीर ने दोबारा तनीषा की तरफ देखा और कहा, तनीषा जी, आप पक्का अब उनसे ब्रेकअप नहीं करोगे ना? आप रहोगे ना उनके साथ? तनीषा बोलती है, तनीषा कुछ नहीं समझ पाती कि वो कहे क्या। उसने इन चीजों के बारे में कुछ सोचा ही नहीं था। शायद राज खुद सोच लेगा जब उसे ब्रेकअप करना हो। जब उसने राज के बारे में सुना, उसे कुछ भी नहीं समझ आया। राज सच में इतना नाजुक है तो कैसे वो उसे परेशान कर सकती है? लगता है जैसे उसे अब राज से झूठ बोलते रहना होगा। समीर ने उससे दोबारा पूछा, बड़ी भाभी? तनीषा ने बहुत शांति से जवाब दिया, हाँ, उस दिन सुना नहीं तुमने? हम दोनों के बीच में मामूली झगड़ा हुआ था। एक लंबी सांस लेते हुए समीर ने कहा, फिर ठीक है। ओ हाँ, बड़े भैया ने मुझे आपको बताने के लिए कहा था कि वो कुछ दिन के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं, समीर ने तनीषा से कहा। तनीषा थोड़ी सी परेशान भरी आवाज में कहने लगती है, बहुत लंबा सफर है ये तो, तुम्हें लगता है तुम्हारे भैया ठीक रहेंगे? समीर ने तुरंत कहा, हाँ बिल्कुल, ये अच्छा है कि आप भैया को लेकर इतना सोचते हैं। आप बहुत अच्छे हो उनके लिए, आपने भैया को ठीक कर दिया और उससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तनीषा एक शक भरी निगाह से उसे देखती है और बोलने लगती है, तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारे भाई की हालत बहुत नाजुक है। समीर ने खुशी खुशी बोला, जब तक आप ब्रेकअप न करो तब तक कुछ नहीं होगा, आप पर ही सारी उम्मीद है। तनीषा बिल्कुल चुप थी, सारी उम्मीद उस पर है। तनीषा सोचने लगती है कि समीर से उससे बात पहुंचाने की क्या जरूरत थी, वो खुद भी तो कॉल कर सकते थे उसे। तनीषा ने सोचा कि राज बस तनीषा के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहता था। अगर उन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है तो उसे ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पर अब जैसे राज वही इंसान बन गया था जिससे वो पहले मिली थी, उससे दूर रहता था जो कि उसे अच्छा लग रहा था। तनीषा को बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था कि वो आखिर असल में है कौन। जो भी हो, तनीषा ने एक लंबी सांस ली और सोच में पड़ गई। उसे नहीं पता था कि वो सब कुछ कैसे संभालेगी। मेन हॉल में समीर और ZH1 के मेंबर्स के जाने के बाद सना परिवार अंदर आता है। वो सबके सब काफी उदास नजर आ रहे थे और सबने तनीषा को देखकर अनदेखा किया। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके साथ जो भी बुरा हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ तनीषा की वजह से हो रहा है। आज पहली बार हम सब शिखर की वजह से जीते थे और हमें इतनी बड़ी जीत मिली, पर नहीं, एक लड़की को आकर सब कुछ बर्बाद करना था, सना परिवार की टीम के एक इंसान ने कहा और तनीषा ने गुस्से में उसे देखा। उन लोगों की बातें और बर्दाश्त नहीं हो रही थी उससे। पिताजी, मैं माफी चाहूंगी पर मुझे निकलना पड़ेगा, ये कहकर शिखर के पिता वहाँ से जाते हैं। एक और लड़का आगे आया और उसने कहा, सर हम जानते हैं कि ये लड़की आपकी नातिन है, पर आप उसे कैसे ये सब करने दे सकते हो? आज जो भी हमें मिला शिखर की वजह से मिला। कहा हम विराट से लड़ सकते थे और कहा ये सब हो रहा है। इससे पहले कि तनीषा के नाना कुछ कह सके, एक और लड़का कहने लगता है, हाँ सर ये सही कह रहा है, बस वो आपकी नातिन है, इस वजह से बची हुई है, उसे कुछ भी नहीं पता, उसे तो स्पीड तक बर्दाश्त नहीं होती, वरना वो अभय को बीच में ऐसे नहीं रोकती। अगर आज शिखर नहीं होता तो हमारा सबके सामने मजाक बनकर रह जाता। हम सबके सामने मजाक बन ही चुके हैं। हम जीत भी गए तो क्या हुआ? उसने चैलेंज किया भी है तो WW को, वो भी रिपोर्टर्स के सामने। क्या मजाक था ये? वो खुद को समझती क्या है? खुद को रेसर या सच में नेविगेटर समझने लगी है? उसकी ही वजह से पहले ही इतनी मुश्किल हुई है और अब हमें बदनामी भी सहनी पड़ेगी और इससे तो फर्क ही नहीं पड़ता। एक और टीम के मेंबर ने कहा। अभय को ये सब सुनकर कुछ कहना था क्योंकि तनीषा पर ये जो वार हो रहे थे उसे भी नहीं पसंद आ रहे थे, पर उसने कुछ भी नहीं कहा।
पिताजी, अगर आज शिखर नहीं होता तो हमारा सर तो शर्म से झुका ही रहता। ये तो अपनी माँ से भी आगे निकली। शिखर के पिता ने शेखर के नाना से तनीषा की तरफ देखते हुए कहा, बंद करो ये। तनीषा के नाना ने गुस्से में जवाब दिया, उसकी माँ तुम्हारी बहन है, ये लड़की भांजी है तुम्हारी। भांजी? भांजी? शेखर के पिता ने कहा और आगे बोला, अगर ये भांजी है तो मुझे कोई खुशी नहीं है इसे अपने परिवार का हिस्सा कहने में। तनीषा के नाना ने एक लंबी सांस ली और तनीषा की तरफ मुड़कर कहा, तनीषा तुम जाओ पहले। तनीषा ने बिना कुछ कहे हाँ में सर हिलाते हुए वहाँ से जाने का सोचा। शिखर, अच्छा हुआ आज हमारे पास तुम थे, वरना आज इसने तो पूरी तैयारी कर ली थी कि हमें बर्बाद ही कर दे। शिखर के पिता ने शिखर से कहा, पापा इनके साथ सारे रिश्ते तोड़ देते हैं, वो किसी काम के है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमें परेशानी देने के अलावा इन्हें कुछ नहीं आता। शिखर ने कहा। इससे पहले कि शेखर के पिता कुछ कह सके तभी कमांडर की आवाज आती है, कंपटीशन खत्म हो गया है, पर हमें काफी अच्छी जानकारी मिली है और कुछ रिकॉर्डिंग भी। इसका वास्ता है सेना परिवार की टीम से और बहुत ही उम्दा नेविगेटर से। सबके सब ये सुनकर स्क्रीन की तरफ मुड़ते हैं और उन्हें तनीषा की आवाज सुनाई देती है, ओवरटेक करो उसे। अभय ने कहा, मैं कैसे करूँ ओवरटेक? अपनी गाड़ी को उसके पास लेकर जाओ, बिल्कुल पहाड़ों के नजदीक, और स्टीयरिंग व्हील को 90 डिग्री पर घुमाओ। तनीषा की आवाज आती है। दूसरे ही सेकंड स्क्रीन पर एक स्लो मोशन में वीडियो जाती है और सबके सब अभय की गाड़ी को ओवरटेक करते हुए देखते हैं। ये तो साइड हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट था। सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और सब चुपचाप खड़े अभय को देखते हैं। तनीषा के नाना और शिखर के पिता तक को भरोसा नहीं हो रहा था खुद की आंखों पर। ये सिर्फ एक इत्तेफाक है, शिखर ने अभय की तरफ देखते हुए कहा। पर फिर से तनीषा की आवाज सबको सुनाई देती है, एक बार रोड चौड़ी हो जाए 120 मीटर तक की और आधी ताकत से स्पीड बढ़ाना। आगे क्या होता है जानेंगे अगले एपिसोड में। गियर को 5वें नंबर पर शिफ्ट करो और लेफ्ट की तरफ रहना और आगे से 80 मीटर लेफ्ट रहना। फिर गाड़ी को चौथे नंबर के गियर पर शिफ्ट कर और लेफ्ट में एक्सेलरेटर को मैक्सिमम पर कर देना। सीधे गाड़ी चलाना मैक्सिमम स्पीड पर। तनीषा की आवाज सबको सुनाई देती है। जब रोड 120 मीटर चौड़ी हो जाए अपनी स्पीड बढ़ा देना। किसी ने तनीषा की बात सुनकर कहा, वो सिचुएशन को देखकर सारा काम कर रही है, ये बिल्कुल किसी प्रोफेशनल नेविगेटर की तरह लग रही है। उसने कुछ याद नहीं किया था, बल्कि उसे सिचुएशन के हिसाब से सारा काम किया। कुछ भी हो सकता था ऐसे सिचुएशन में, उसने सब कुछ देख कर ही सारा काम किया। और शायद ये कोई प्रोफेशनल नेविगेटर भी नहीं कर सकता है। ये नेविगेटर थी किसकी? मुझे लगता है ये अभय की नेविगेटर है। वो लड़की वो हो ही नहीं सकती। सब लोग और सेना परिवार के लोग सबके सब हैरान रह गए थे। ब्रेक लगा। थोड़ी देर बाद तनीषा की आवाज फिर से आती है, तनीषा दी कुछ हुआ है क्या? यहाँ रुको। हाँ, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, चुप रहो और मेरी बात सुनो। अगले सीन को देखकर सबके सब देखते रह जाते हैं। वो सिल्वर कार जिसने पहला राउंड खत्म कर लिया था, अचानक से विराज की टीम को उन लोगों ने ब्लॉक कर दिया था। तनीषा की जजमेंट और बात की वजह से दोनों कार को उन लोगों की गाड़ी ने रोक लिया था और जितनी भी कोशिश करे अभय की गाड़ी के पास कोई नहीं जा सकता था। सब शॉक में थे कि तभी तनीषा की आवाज ने सबको उस शॉक से निकाला। नाना जी को बताओ कि शेखर को दाएं तरफ से आगे आने के लिए कहे ताकि उन्हें वो ओवरटेक कर सके और उसे जल्दी से जल्दी आना होगा। शेखर जो कि पहले तीसरे नंबर पर था, वो तनीषा की गाड़ी की तरफ गया। अभय ने उसकी गाड़ी के लिए जगह बनाई ताकि वो लोग आगे जा सके और शेखर ने सबको ओवरटेक कर लिया। सबको रिप्ले देखने के बाद समझ आ रहा था कि हुआ क्या है और तनीषा ने कितनी मदद की है उन लोगों की। ये तो मेरी गाड़ी है, एक इंसान ने कहा और बहुत ही ज्यादा शॉक था। ये तनीषा के नाना कुछ कहते कहते रुक गए और शेखर के पिता और शेखर बस वहाँ ढंग से खड़े थे, बस वहाँ दंग खड़े थे। रिवर्स? तनीषा की आवाज फिर से लोगों को सुनाई देती है। राइट की तरफ गाड़ी को मोड़कर रिवर्स ले लो एक। तनीषा दी, हम लोग ये क्यों कर रहे हैं? अभय ने पूछा। शेखर के गाड़ी के टायर फटने वाले हैं, उसने सच कहा था और सबने स्क्रीन पर शेखर के टायर को फटते हुए देखा। उसकी गाड़ी को फिनिश लाइन की तरफ धक्का दो, तनीषा ने कहा। पूरे कमरे में शांति सी छा गई थी और सबके सब ये देखकर काफी दंग थे। शेखर जो के सीना चौड़ा करके वहाँ बैठा था, अब ये सब देखकर जैसे ठंडा पड़ चुका था। ये नामुमकिन है। अभय जो इतने देर से चुप खड़ा था, अब उसे लगा जैसे कि उसकी बात सब सुनेंगे। अब तो सबूत भी है, तो उस पर कौन उंगली उठाएगा? वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ और सब शांति से खड़े थे। उसकी तरफ बढ़ा और उससे कहने लगा, तुम सबने सारा क्रेडिट लेने की कोशिश की क्यों? अगर आज तनीषा दी नहीं होती तो हम लोग फिनिश लाइन तक नहीं पहुंच पाते। सबके सब सिर्फ इसे जीतने के सपने ही देखते रहते। इतने देर से जो अभय ने अपने अंदर रखा था सब कुछ बोलने लगा। फिर कमांडर ने आगे कहा, ये बहुत अजीब बात है, मैं ये देखकर बहुत शौक में हूँ। इतना अच्छा नेविगेटर इस देश में कैसे हो सकता है? इस नेविगेटर ने अकेले सेना परिवार को जीत के और बढ़ाया है। ये क्या था? मुझे नहीं पता था कि ये लड़की है। इस लेवल के प्रोफेशनल और अच्छे नेविगेटर मैं कभी नहीं मिला। ये तो नामुमकिन है। मुझे नहीं लगा था कि वो रेसिंग के बारे में कुछ जानती होगी। सारे के सारे सेना परिवार के लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे थे। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था इन सब बातों पर। तभी किसी को याद आता है कि तनीषा ने कंपटीशन शुरू होने के पहले क्या कहा था। ये बात याद आने पर उस इंसान को भी झटका सा लगता है।
ओ हाँ, मुझे याद आया, जब शेखर अपने गाड़ी देख रहा था कंपटीशन शुरू होने से पहले, तब उसने कहा था कि टायर्स के साथ कुछ गड़बड़ है। अब लगता है कि वो सही कह रही थी। हाँ, अगर उसे ध्यान ही नहीं दिया होता तो शेखर की गाड़ी वो आगे ही नहीं पहुँचती, तो हमारे हाथ से ये जीत निकल जाती। इस पूरे रेस में तनीषा ने अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल किया और जिस वजह से आज शेखर के पास ये ट्रॉफी है। सबके सब शेखर की तरफ मुड़े और अब वो उसे काफी अजीब निगाह से देख रहे थे। सबको लगा था कि शेखर ने खुद से किया है, पर किसे पता था कि ऐसा भी होगा। शेखर स्क्रीन की तरफ देखा और कमांडर की बात पर ध्यान था। इस नेविगेटर ने अकेले ही पूरे सिन्हा परिवार की टीम को जिताई है। ये कमांडर ये कहना चाहता है कि शेखर को जीत एक लड़की की वजह से मिली है। शेखर के पिता को काफी अजीब अलग लग रहा था कि आखिर ये लड़की, इसे इतना कुछ कैसे पता हो सकता है। शेखर को याद आया कि उसका भाई उसके पीछे ही था और काफी साथ में था। उसे लगा कि तनीषा ने ये सब अभय से ही सीखा है। शेखर के पिता ने गुस्से से कहा, मुझे नहीं लगा था कि ये लड़की इतनी अच्छी नेविगेटर होगी, पर क्या एक नेविगेटर की तुलना एक रेसर से कर सकते हैं? एक बार हम WW से हारे, पूरे रेसिंग इंडस्ट्री के लिए हम बस एक हंसने का सामान बन जाएंगे। शेखर के पिता ने आगे कहा, अगर वो नेविगेटर अच्छी भी होती तो भी क्या हुआ? उसे क्या लगता है कि वो कौन है? वो खुद को प्रोफेशनल रेसर समझ रही है जो उसे WW को चैलेंज किया। वो कितनी भी अच्छी नेविगेटर क्यों ना हो, वो कभी एक अच्छे सब्स्टिट्यूट रेसर नहीं बन सकती और जीतने की बात तो दूर तक ही नहीं है। शेखर ने कहा, मेरे पिता सही कह रहे हैं, वो हम में से किसी को नहीं हरा सकते हैं। और WW की बात तो और ही है। टीम के सभी इंसानों ने हाँ में सर हिलाया। कहीं ना कहीं वो लोग खुद भी जानते थे कि एक रेसर को एक्सपीरियंस की बहुत जरूरत होती है, वो सिर्फ नेविगेटर हो सकती है। तभी शेखर के पिता ने कहा, अब सब उसकी काबिलियत को समझ ही गए हैं, तो वो शेखर की असिस्टेंट बन सकती है। शेखर के पिता ने शेखर को देखा और फिर शेखर से कहा, मैं उसे ट्राई करने के लिए कह ही सकता हूँ। अभय को ये सब सुनकर काफी बुरा लगा। तनीषा काफी प्रोफेशनल थी और उसकी तरह नेविगेटर कोई नहीं हो सकता। अच्छे से अच्छे नेशनल टीम में भी वो बहुत ही अच्छी है, पर ये लोग तो ऐसे कर रहे हैं जैसे किसी ने जबरदस्ती ही तनीषा को अपने टीम में लाने के लिए किया हो। तनीषा के नाना ने कहा, तनीषा की नेविगेटर स्किल काफी अच्छी है और शेखर के साथ उसे रखना सही होगा। हाँ, तनीषा ने काफी अच्छा काम किया है और उसे नेविगेटर बनाकर हम उस पर उपकार कर रहे हैं। एक टीम के मेंबर ने कहा, सूरज तुम भी तो नेविगेटर हो, सूरज तुम भी तो नेविगेटर हो, तुम्हें क्या लगता है तनीषा के बारे में? एक इंसान ने सूरज से पूछा। मैं नहीं सिखाता किसी को, पर अब सर आप कह रहे हो तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ? मैं बहुत स्ट्रिक्ट रहूंगा उसके साथ। सूरज ने कहा, क्या हमें तनीषा दी से नहीं पूछना चाहिए कुछ भी? अभय ने पूछा, उसे क्या दिक्कत होगी? शेखर हमारी टीम का सबसे अच्छा रेसर है और सूरज उसे सिखाएगा, उसके लिए तो ये गर्व की बात होनी चाहिए। शेखर के पिता ने कहा, बिल्कुल, ZH1 के कैप्टन जी भी शेखर को पसंद करते हैं और इसी वजह से वो तनीषा की बात माने हैं, वरना वो कभी तनीषा की बात मानते तक नहीं। एक मेंबर ने कहा। तनीषा के नाना ने कहा, मैं तनीषा से इस बारे में बात करूंगा। इसी वक्त पर एक बहुत बड़े से घर में, जो कि शहर से थोड़ी दूर पर था, राजमीत के दोस्त उसके साथ बैठे थे, जिसमें अनुराग भी शामिल था। उसके दोस्त उसी की ही तरह रेस से बहुत प्यार करते थे और अब वो लोग बैठकर सिन्हा परिवार का कंपटीशन एक बड़े से टीवी स्क्रीन पर देख रहे थे। आगे क्या होता है जानेंगे अगले एपिसोड में। इस नेविगेटर ने अकेले सिन्हा परिवार को जीत दिलाई है। कमेंटेटर की आवाज टीवी स्क्रीन से आती है। आज की कंपटीशन बहुत छोटी सी थी और इसी वजह से ना ही उसे ज्यादा मीडिया की तरफ से कवरेज मिली, ना ही उतना किसी और ने देखा। पर वीडियो फुटेज के सामने आते ही बहुत लोगों ने इस रेस को अपने टीवी पर देखा था। सारा का सारा ध्यान तब बढ़ा जब WW को ZH1 ने चैलेंज किया। इस बात ने बहुत बातें शुरू कर दी थी फैंस के बीच में। ये बहुत कम होता है कि लड़की रेसर मिले हमारे देश में, और नेविगेटर्स भी बहुत कम। उन्हें काफी अच्छा होना पड़ता है और सिन्हा परिवार की ये नेविगेटर बहुत ही अच्छी थी। मैंने सुना है कि वो सिन्हा सर की नातिन है। वो काफी प्रोफेशनल लग रही थी और उसने बहुत अच्छे से अपना दिमाग इस्तेमाल किया। पर जो भी हो, वो है तो एक नेविगेटर ही। उसने कुछ ज्यादा ही बड़ी बातें नहीं कह दी। वो कुछ ज्यादा ही निडर है, जो कि अच्छी बात नहीं होती है। उसे क्या लगता है रेस बच्चों का खेल है? ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पर इस वक्त बहुत लोगों ने इस वीडियो को देखा और बहुत लोगों ने इसमें बुराई भी की। कुछ फैंस जहां तनीषा की तारीफ कर रहे थे, वहीं कुछ WW के फैंस तनीषा की बुराई कर रहे थे, क्योंकि उसने WW को चुनौती दी थी। उसे क्या लगता है कि ये एक मैच जीतने के बाद में वो बहुत अच्छी हो गई है? वो सिर्फ बातें करने में आगे है और कुछ नहीं। वो सिर्फ भीड़ को इम्प्रेस कर रही थी और कुछ भी नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई इतना बोलने की WW के खिलाफ? उसे इतनी हिम्मत किसने दी? उसे क्या लगता है रास्ते याद करने से वो अच्छी रेसर बन जाएगी? मुझसे इंतजार नहीं हो रहा कि WW इसे कब बर्बाद करेंगे। वैसे भी ये लोग काफी घटिया टीम है, हमें याद रखना चाहिए। WW को हमारा पूरा सपोर्ट है, उन्हें अच्छा सबक सीखने को मिलेगा। राजमीत अपनी चेयर में बैठा हुआ था और बैठे बैठे ये सब न्यूज पर देख रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ तनीषा और अभय की बातें ही चल रही थी। उसके बात करने का तरीका और सब कुछ काफी प्रोफेशनल और अच्छा है। वो लड़की तनीषा कपूर बहुत ही अलग लड़की है।
उसने पूरा का पूरा रेस ट्रैक और हर एक चीज याद कर लिया था पहले से। वो थी भी तो सिन्हा परिवार से, जिनके खून में ही रेसिंग है। राजमीत ने हमेशा प्रोफेशनल रेसर की तारीफ ही की है। अगर तनीषा ने येवा की नकल करने की इतनी कोशिश न की होती तो वो उसे इतना पसंद नहीं होता। अनुराग काफी चुप खड़ा था। राजमीत ने उसे देखा। अनुराग, जिसकी नजरें अपने फोन से हट ही नहीं रही थी, राजमीत ने उसका फोन छीना और कहा, तुम देख क्या रहे हो? तुम घंटों से अपने फोन की तरफ देख रहे हो। कब से तुम अपने फोन के इतने आदी हो गए? राजमीत ने उसके फोन की तरफ देखा और तभी उसकी नजर पड़ती है अनुराग के स्क्रीन पर, जिसपे तनीषा का सोशल मीडिया अकाउंट खुला हुआ होता है। अनुराग ने अभी अभी एक पोस्ट तनीषा के वॉल पर लिखा था, तनीषा कपूर बहुत खूबसूरत है और सबसे ज्यादा अच्छी है, उसके जितना खूबसूरत कोई है ही नहीं। अनुराग ने खुद के अकाउंट पर भी तनीषा का नाम रखा था। राजमीत को ये देखकर ऐसा लगा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो और वो अनुराग से कहने लगा, अनुराग क्या तुम पागल हो? अनुराग राजमीत से अपना फोन छीनता है और गुस्से में उससे कहने लगता है, मुझे मेरा फोन दो, तुम्हारा दिमाग खराब है, मेरा नहीं। उसने जल्दी से वो पोस्ट किया और हर एक चीज पर लाइक और कमेंट करने लगा। उसकी तारीफ भरे कमेंट्स देखकर बहुत लोग उस पर नफरत भरे कमेंट्स करने लगे। तुम अचानक से कब से सेलिब्रिटीज को इतना मानने लगे? मुझे नहीं फर्क पड़ता तुम्हें कौन सेलिब्रिटी पसंद है या फिर नहीं, तुम्हारा दिमाग सच में खराब हो गया है, राजमीत ने अनुराग से कहा। अनुराग राजमीत को घूर कर देखता है और कहने लगता है, तुम्हें कुछ पता भी है? आज से मैं तनीषा कपूर का फैन, और तुम हिम्मत भी मत करना उसकी बेइज्जती करने की। बस वो येवा की तरह दिखती है और उसकी तरह हरकतें करती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो येवा है। वो बस खुद का मजाक बनवा रही है। तुम अंधे हो क्या? तुम कह भी कैसे सकते हो कि तुम बॉस के फैन हो? तुम एक नकली फैन हो। अनुराग ने गुस्से में कहा, तुम अंधे हो और तुम ही फेक फैन हो। राजमीत सच में अंधा था और ये बात अनुराग बहुत अच्छे से जानता था। राजमीत ने आगे कहा, वो बस एक नकली इंसान है जो कि सिर्फ येवा की नकल करती है। वो कितना भी चाह ले वो येवा नहीं बन सकती। मैं कभी बॉस को धोखा नहीं दूंगा। अनुराग ने कुछ नहीं कहा, बस इस बात पर हंसता रहा। रात को जब तनीषा अपना फेसबुक देख रही थी तभी उसे प्रिया का कॉल आता है। तनीषा, फिर तुमने क्या किया? प्रिया ने तुरंत कॉल उठाते हुए पूछा। मैंने क्या किया? तनीषा ने पूछा। तुम राजमीत का पोस्ट पढ़ो, तनीषा ने प्रिया से कहा। तनीषा ने राजमीत का फेसबुक खोला और उसकी नजर उसी पोस्ट पर पड़ती है जो उसने पहले किया था। राजमीत ने दोबारा उसे अपने वॉल पर शेयर किया था, जिस पोस्ट में उसने ये कहा था वो कोई अंधा ही होगा अगर उसे तनीषा पसंद आई तो। तनीषा को बस राजमीत की बात याद आती है और उसे काफी गुस्सा आता है। वो कोई बच्चा है क्या? जब कुछ हुआ आकर बस सोशल मीडिया पर बकवास करनी है उसे। उसने इस चीज को भूल जाने का सोचा क्योंकि कहीं न कहीं तो वो उसका फैन ही है। प्रिया जो कि फोन के दूसरे तरफ थी, उसने कहा, पहले ही तुम्हारी और अंश की उस दिन की फोटो ने तहलका मचा रखा है और अब राजमीत ने इस चीज में आग में घी का काम किया है। मुझे पता है उस दिन वो फोटो इसलिए ली गई थी ताकि तुम्हें बदनाम किया जा सके। अब तो राजमीत भी बेवकूफों की तरह हरकत कर रहा है। एक खुद ही तुम्हारे पीछे पड़ा था और बकवास भी उसने ही करनी है तुम्हारे बारे में। तनीषा थोड़ी शांत होने की कोशिश करती है और उस लड़की को सच में समझ में नहीं आया कि वो है कौन। शांत हो जाओ, ये सब कुछ दिन में ही ठीक हो जाएगा। इसके साथ कुछ दिन का ही सीन है। मैं फिर से ऐसे प्रोडक्शन में काम नहीं करने वाली, तनीषा ने प्रिया से कहा। प्रिया ने कहा, मुझसे झूठ मत कहो, तुम्हें अच्छे पैसे मिले तुम कर लोगी। तनीषा कुछ नहीं कह पाई। प्रिया उसे बहुत अच्छे से समझ चुकी थी। तनीषा को वैसे इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता था और ना ही लोगों से। जो फर्क पड़ता था वो था राज से। तनीषा की शूटिंग का वक्त इतना बिजी था कि उसे वक्त ही नहीं मिला कुछ दिन आराम करने का। उसके नाना ने उसे कॉल किया था WW के साथ कंपटीशन के बारे में बात करने के लिए, जो कि अगले महीने था। तनीषा ने सोच लिया था कि वो सब कुछ जल्द से खत्म करके अपने नाना से मिलेगी। उसने अपने मैच का रिप्ले देखा था। भले ही सबको उसकी नेविगेटर की स्किल पर भरोसा था, पर फिर भी लोगों के लिए वो बस एक नेविगेटर थी। रेसर होने का मतलब उसे स्किल्स और टेक्निक्स सीखनी होंगी। फिल्म की शूटिंग काफी अच्छे से चल रही थी। तनीषा ने अपने आप को अपने किरदार में ढाल लिया था। एक ऐसी लड़की जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पर ध्यान देती है। वैसे तो राजमीत का तौर तरीका उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, पर फिल्म में शूट के वक्त वो बिल्कुल अपने किरदार में रहता था। थोड़े ही वक्त में तनीषा के सारे सीन खत्म हो जाते हैं और बस एक आखिरी सीन बाकी था जो कि रोहित के साथ था। रोहित शनाया के साथ शूटिंग कर रहा था, जहाँ तनीषा, जिसने अभी अपना मेकअप खत्म किया था, वो अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। शूटिंग शहर के बाहर हो रही थी और वो जगह बहुत ही खूबसूरत थी। तनीषा दूर से चेयर में बैठकर रोहित को देख रही थी। तनीषा थोड़ी सी नर्वस थी, जैसे वो पहली बार कैमरे के सामने एक्टिंग करने जा रही हो। प्रिया तनीषा को ऐसे देखकर थोड़ी चौंक गई थी। तनीषा ने अभी तक सारे सीन बहुत अच्छे से किए थे और सामने वाला कोई भी हो, उससे तनीषा के काम पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। राजमीत के साथ भी उसने काफी अच्छे से शूटिंग की थी। तनीषा, अपनी एक्साइटमेंट को अपने पास रखो और कुछ भी जल्दी जल्दी में मत करना, तनीषा से प्रिया ने कहा। तनीषा राज के वीडियोस को देख देख कर अपने रोल की तैयारी कर रही थी और तनीषा वही देखकर धीरे से कहने लगी, फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। प्रिया तनीषा के फोन में देखती है और उसे समझ आता है कि तनीषा एक ही वीडियो बार बार देख रही है। प्रिया ने बहुत ज्यादा नहीं देखा, पर उसे एक झलक से समझ आ गया कि वो बहुत अच्छा दिखता है।
प्रिया ने तनीषा से पूछा, तनीषा तुम इतने घंटे से क्या देख रही हो? तनीषा ने कहा, वीडियो। अब मैं वीडियोस भी नहीं देख सकती। जहाँ तनीषा राज का वीडियो देख रही थी वही राज बहुत वक्त से शहर से बाहर था। उसने बहुत वक्त से तनीषा को ना कॉल किया था ना मैसेज भेजे थे। तनीषा को नहीं समझ आ रहा था कि वो लोग कैसे रिश्ते में हैं। जो भी मैसेज थे सिर्फ समीर और रोहित से मिलते थे और तनीषा बस इतना सोचती थी कि आखिर कब तक ये सब चलेगा। आगे क्या होता है जानेंगे अगले एपिसोड में। तनीषा और राज इसी तरह के अजीब से गांठ में उलझे हुए थे। तनीषा को ऐसा लग रहा था जैसे जो राज सिंह जितने अच्छे से कुछ किया था वो बस एक सपना सा था। उसे पहले बहुत चिंता हो रही थी कि राज उसके मामले में टांग अड़ाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं था। ना ही राज ने उसके मामले में टांग अड़ाने की कोशिश की और ना ही उसके मामले में दखल देने की कोशिश। पर अगर अभी भी हालात देखे जाए तो तनीषा को ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ज्यादा सोच रही है। तनीषा प्रिया से बात कर रही थी कि तभी उसने ध्यान दिया कि रोहित और शनाया के सारे सीन आज के खत्म हो गए हैं। करण रोहित और शनाया से बात कर रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद वो तनीषा के पास पहुँचते हैं। तनीषा क्या तुम तैयार हो? करण ने बहुत आराम से पूछा। तनीषा थोड़ी सी नर्वस थी। उसने कहा, हाँ शायद। तनीषा आज के सीन के लिए नर्वस थी क्योंकि बाकी सीन के लिए तो उसने फिर भी तैयारी की थी, पर रोहित और उसके सीन के लिए कुछ ऐसा तैयार नहीं किया था उसने। पर जैसे करण को उस पर पूरा भरोसा था, उसने कहा, तुम चिंता मत करो तनीषा, बिल्कुल वैसे ही एक्टिंग करो जैसे करते आई हो। और तुम्हारा ऑडिशन भी इतना अच्छा गया है कि मुझे पूरा भरोसा है कि तुम ये भी अच्छे से कर लोगी। रोहित को नर्वस फील करना चाहिए, तुम्हें नहीं। तनीषा को ये सब सुनकर बहुत अजीब सा लगता है। वो कैसे कहे कि ऑडिशन में वो थी ही नहीं। रोहित मुस्कुराते हुए तनीषा की तरफ बढ़ता है और उसके पास आकर बोलने लगा, तनीषा जी मैंने ऑडिशन की वीडियो देखी है आपकी, कमाल की थी आप, मुझे बहुत मन है आपके साथ शूट करने का। तनीषा ने मुस्कुराते हुए रोहित से बोला, ये तो बस आपकी सोच है रोहित सर, मैंने उतना भी कुछ अच्छा नहीं परफॉर्म किया था। करण ने तनीषा से हंसते हुए बोला, तनीषा इतनी अच्छी भी मत बनो आप, वो परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी, काफी मजबूत कैरेक्टर था, चलिए शुरू करते हैं अब। तनीषा चुप थी, अब वो कुछ नहीं कर सकती थी एक्टिंग करने के अलावा। सारे के सारे थोड़ी देर में तैयार हो जाते हैं। आज का सीन वही सीन था जो तनीषा ने ऑडिशन में किया था। पिछली बार इस ऑडिशन में एक पुतला था और अब पुतले की जगह रोहित होगा। एक हॉस्पिटल वार्ड में ये सीन शूट किया जा रहा था और रोहित को हॉस्पिटल बेड में रखा गया था। रोहित को मेकअप आर्टिस्ट ने ऐसे लुक दिया था जैसे वो बिल्कुल सफेद लगे। बीमार दिखने के बाद भी रोहित काफी हैंडसम लग रहा था। रोहित का जो कैरेक्टर था उसने आज तक जिंदगी में नाकामी का सामना नहीं किया था, पर आज उसे करना पड़ा था। वो बहुत दिनों से हॉस्पिटल में था और अपनी गर्लफ्रेंड के अलावा किसी से नहीं मिलता था, पर आज उसे देखने एक गेस्ट आती है। तनीषा ने एक काले रंग का सूट पहना था और वो काले चश्मे पहने थे। उसने दरवाजा खोला और वार्ड के अंदर आई। रोहित कमरे की खिड़की से बाहर देख रहा होता है। जब तनीषा अंदर आती है, रोहित उसकी तरफ देखता है और उसकी आंखों से चमक गायब हो जाती है। शूट से पहले रोहित काफी शांत लग रहा था, पर जैसे ये सीन शुरू होता है रोहित का चेहरा काफी गंभीर और गुस्से से भर गया था। उसकी गुस्से भरी आंखें देखकर तनीषा भी दंग रह जाती है। वो अपने बिजनेसमैन के कैरेक्टर को पूरी तरीके से जी रहा था। उसकी आंखों से तनीषा तक डर गई थी। रोहित एक अवार्ड विनिंग एक्टर था। जैसा वो असल में था उसके चेहरे पर वैसा कोई भी निशान नहीं था, जैसे वो कोई और ही है। उसकी एक्टिंग स्किल्स तारीफे काबिल थी। तनीषा आगे बढ़ती है और रोहित के बेड के पास एक चेयर पर जाकर बैठ जाती है। रोहित गुस्से से तनीषा को देखता है और कहने लगता है, आइए, मैं माफी चाहूंगा कि आप जैसे शख्स की मैं फिलहाल कोई खातिरदारी नहीं कर सकता। रोहित की आवाज बिल्कुल शांत थी, पर उसमें गुस्सा पूरी तरीके से झलक रही थी। ये सब चीजें सबने महसूस की। तनीषा ने पूरी तरह कोशिश की और कहने लगी, इतनी सी बात से टूट गए तुम? वैसे ये चोट लगी कैसे तुम्हें? करण को काफी अजीब लग रहा था। भले ही उसके लाइंस बिल्कुल सही थे, पर वो बात नहीं थी जो करण ने तनीषा के ऑडिशन में देखी थी। उस वक्त रोहित के चार्मिंग और अच्छे स्वभाव की जगह उसके किरदार ने ऐसे ले ली थी। वो किरदार जो भी हार ही नहीं मानता। तनीषा उसे देखती है जैसे उसके होश उड़ गए हो। तनीषा ने पूरी हिम्मत से दोबारा कहा, यही है सिर्फ तुम्हारा एक आखिरी रास्ता, मेरे साथ मिल जाओ, काम करो। करण सीन रोकते हुए चिल्लाने लगा, कट। तनीषा को पता था कि उसने ये सीन अच्छे से नहीं किया है। करण तनीषा की तरफ आता है और उसे पूछने लगता है, तनीषा क्या हुआ, ठीक हो ना तुम? रोहित ने कहा, तनीषा जी ने अच्छा किया। करण ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, मैंने ये नहीं कहा कि उसने बहुत खराब परफॉर्म किया है, पर तनीषा जी बहुत अच्छी एक्ट्रेसेस है। भले ही वो ट्रेन ना हो, पर उसके अलावा भी उन्होंने अच्छा काम किया है। तनीषा तुम इसे अच्छे से कर सकती हो। तनीषा को बिल्कुल नहीं पता था कि वो क्या कह रहे हैं। उसे कैसे पता होगा उसने बेहोशी के हालत में कैसे एक्टिंग की होगी। रोहित ने कहा, कोई बात नहीं, हम लोग दोबारा कोशिश करते हैं। करण ने तनीषा की तरफ देखा और बोला, देखो इस सीन में बहुत कम लाइन है और सबसे बड़ी बात इसमें तुम्हें अपना एटीट्यूड दिखाना है। तुम्हें अपने किरदार को समझना होगा। ऐसे वो उससे हारी हुई आवाज में बात नहीं कर सकती। देखो अगर रोहित के डायलॉग्स बदलते हैं तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि क्वालिटी खराब हो जाएगी। इसीलिए तुम्हें ही अच्छे से करना होगा। तुमने पहले लाइन ठीक से की,
पर फिर दूसरी लाइन तक वो बात नहीं लगी। अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं रखोगी तो बाकी तुम पर भरोसा कैसे करेंगे? तनीषा चुपचाप करण की बात सुनती है और कहने लगती है, ठीक है, मैं समझ गई। भले ही तनीषा को सब कुछ समझ आ गया था, पर वो अभी भी करे तो करे कैसे? रोहित एक अवार्ड विनिंग एक्टर है और उससे अच्छी एक्टिंग करना काफी मुश्किल है। अगर ऐसा है ही तो वो अच्छी एक्ट्रेसेस कैसे हुई? वो ये काम आखिर कैसे करेगी? पर करण उसके ऑडिशन से बहुत खुश था और शायद करण तनीषा से इतनी उम्मीदें भी नहीं करता अगर उसके ऑडिशन से वो खुश नहीं होता तो। ठीक है, चलो दोबारा कोशिश करते हैं, करण ने कहा। ठीक है, तनीषा ने कहा। इस बार तनीषा ने पूरी कोशिश की कि रोहित को नजरअंदाज करके खुद की एक्टिंग में ध्यान दे। आइए, मैं माफी चाहूंगा, मैं अभी आपकी खातिरदारी नहीं कर सकता। रोहित ने फिर से अपना डायलॉग दोहराया। वो बिल्कुल शांत था, पर गुस्सा अभी भी उसकी आवाज में साफ झलक रहा था। इतनी सी बात से टूट गए तुम? वैसे चोट कैसे लगी तुम्हें? तनीषा ने कहा। कट। करण ने फिर से सीन को रोका और कहने लगा, तनीषा, ये पहले से भी बेकार था। तुम्हें डरना नहीं है रोहित से, बल्कि उसे डराना है। तनीषा को जैसे रोना सा आ गया था। मैं क्या करूं डायरेक्टर सर? रोहित सर इंडस्ट्री के सबसे अच्छे और जाने माने एक्टर है, नेशनल अवार्ड विनर। कोई बिजनेसमैन भी इनके बराबरी नहीं कर सकता। तनीषा यही मानती थी कि रोहित अपने काम में माहिर है और उसके इस कैरेक्टर में अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ राज है। रोहित ने हंसते हुए कहा, तुम बस ऐसे कह रही हो। करण ने बोला, देखो, मुझे भी पता है और मुझे सबसे ज्यादा किसी कैरेक्टर की फिक्र है तो वो तुम्हारी। मुझे तुम मिली, ये मेरी खुशनसीबी थी, पर तुम्हें भी पता है कि वो किरदार बाहर लाना होगा जिसे मैंने चुना था इसके लिए। अगर तुम उसका आधा भी करोगी तो काम हो जाएगा। तनीषा चुप रही। क्या उसे इतना अच्छा काम किया था बेहोशी की हालत में? तनीषा, मुझे भरोसा है तुम पर, ट्राई करो। अभी भी एक काम करते हैं, चलो सब ब्रेक ले लो। तनीषा, तुम्हें शायद थोड़े से वक्त की जरूरत है, करण ने कहा। और सब वहाँ से चले गए। तनीषा अपने चेयर में बैठती है जैसे उसमें जान बाकी ही नहीं हो। रोहित वहाँ आया और उससे कहने लगा, आराम से, खुद को ज्यादा परेशान मत करो। तुम नहीं हो पर तुम कर लोगी, मैं जानता हूँ। तनीषा ने रोहित की तरफ देखा और पूछा, रोहित सर, क्या मैंने सच में ऑडिशन में इतना अच्छा किया था? क्या आपको लगता है मैं इसके लायक हूँ? आगे क्या होता है जानेंगे अगले एपिसोड में। रोहित बोलने से पहले कुछ सोचता है। मैं कैसे कहूँ? तुम सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रही थी, तुम्हारी परफॉर्मेंस सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे तुम वो कैरेक्टर हो। और तुम, तनीषा ने कहा, और क्या? रोहित ने कहा, तुम्हारे उस दिन की चीज से मुझे मेरे भाई की याद आ गई थी। और जब तुम ऐसे अच्छे परफॉर्मेंस दोगी तो तुम डायरेक्टर से नहीं कुछ कह सकती, वो तो ज्यादा ही एक्सपेक्ट करेगा। आप सच कह रहे हो? तनीषा चौंक गई थी ये सुनकर, पर उसने कभी नकल करने की कोशिश नहीं की, भले ही वो कितनी अच्छी एक्टिंग क्यों ना कर रही हो। वो कभी भी राज की तरह नहीं बन सकती। तनीषा अपने ख्यालों में ही खोई हुई थी कि तभी उसका फोन बजता है। उसके व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है और वो देखकर चौंक जाती है। ये मैसेज राज का था। राज सिंह, उसने नाम पढ़ा। राज ने उसे एक हफ्ते से कांटेक्ट नहीं किया था और आज ये मैसेज। रोहित ने पूछा, क्या हुआ, किसका मैसेज है? तनीषा ने हंसते हुए कहा, आपके भैया। रोहित ने हंसते हुए कहा, मेरे भाई ने आपको टेक्स्ट किया? तनीषा ने कहा, ये कुछ ज्यादा अजीब है। नहीं, रोहित ने कहा। तनीषा ने मैसेज खोला और देखा जिसमें राज ने लिखा था, कुछ अच्छा नहीं लग रहा और नींद नहीं आ रही। तनीषा बिल्कुल चुप हो जाती है। उसका मतलब क्या था? क्या फिर से राज की तबीयत खराब हो गई है? वो कैसे ऐसे बाहर जा सकता है शहर से ऐसी हालत में? रोहित ने देखा कि तनीषा काफी परेशान सी लग रही है तो उसने पूछा, क्या हुआ, भैया ने क्या कहा? तनीषा जो कि परेशान थी वो रोहित का फोन पकड़ती है। उसका मैसेज आया है, उनकी कंडीशन बहुत खराब है। रोहित भी परेशान हो जाता है उसकी बात सुनकर और उसका टेक्स्ट दिखता है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा और नींद नहीं आ रही। अगर देखा जाए तो उसका भाई ऐसे कभी तनीषा को कुछ नहीं कहेगा। तनीषा राज के मैसेज का रिप्लाई करने ही वाली होती है कि तभी एक और मैसेज आता है जो कि राज का ही होता है। तनीषा जी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तनीषा और रोहित बिल्कुल चुप रहते हैं और दोनों के बीच में एक अजीब सी चुप्पी थी। तनीषा को काफी शर्म आती है और रोहित उसका फोन उसे दे देता है। राज क्या नई चीजें कर रहा था तनीषा को इम्प्रेस करने के लिए। रोहित वहाँ से निकल जाता है तनीषा के लिए बिना चीजों को और मुश्किल किए। राज का टेक्स्ट देखकर तनीषा का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे भी नहीं समझ आ रहा था कि इतना दूर रहकर भी राज कैसे उसे ऐसा महसूस करवा सकता है। जो इंसान बहुत ही प्यार से उसके साथ था, जैसे उसने हर चीज को हटा दी थी, बस एक आई मिस यू के मैसेज की ही देरी थी और तनीषा सब कुछ भूल गई थी। ऐसे तो तनीषा को कोई ऐसी बात कहे तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर जब राज के मुंह से ऐसी बातें आती थी तब उसे बहुत अच्छा लगता था। वो क्या जवाब दे इसका? तनीषा सोचने लगी कि इसका क्या जवाब देना चाहिए। उसे कुछ नहीं सूझता तो वो ऑनलाइन इसका जवाब ढूंढने लगी, कैसे अपने बॉयफ्रेंड के मैसेज का जवाब दे और क्या करना चाहिए कि आपका बॉयफ्रेंड खुश हो जाए। तनीषा, तैयार हो जाओ, हमें फिर से शुरू करना होगा।
एक क्रू मेंबर चिल्लाता है। हाँ मैं आ रही हूँ, तनीषा ने कहा और जल्दी जल्दी में राज के मैसेज का जवाब दिए बिना चली गई। उसने एक लंबी सांस ली और अपने आप को शांत करने की कोशिश की, जो कि वो कर ही नहीं पा रही थी। रोहित तनीषा को देखता है, जो कि बहुत ज्यादा खोई सी लग रही थी। वो उसकी तरफ बढ़ा और उससे पूछा, भाभी क्या आप ठीक हो? तनीषा रोहित की तरफ मुड़कर पूछने लगी, हाँ क्या मैं ठीक नहीं लग रही हूँ? राज के मैसेज के बाद से वो बहुत खोई सी लग रही थी और उसने दोबारा रोहित से पूछा, रोहित सर मैं आपसे एक बात पूछूं? मुझे सच सच बताइएगा, आपके भैया की अभी तक कितनी गर्लफ्रेंड रही हैं? 100। तनीषा को लगा कि लड़कियां उनके आगे पीछे घूमती होंगी, जबकि रोहित को ये सुनकर काफी अजीब लगा और उसने बोला, ये कैसे हो सकता है, मैं सिर्फ आपको ही जानता हूँ। तनीषा बिल्कुल चुप हो जाती है और उसे इस बात पर भरोसा ही नहीं होता। तनीषा तुम अभी ब्रेक के बाद सही हो? अब तुम कर सकती हो? करण ने तनीषा की तरफ देखते हुए पूछा। तनीषा जहाँ समझ नहीं पा रही थी तभी रोहित ने कहा, हाँ बिल्कुल कोशिश करते हैं, चलिए। शूटिंग फिर से शुरू होती है। रोहित ने कहा, आइए मैं माफी चाहूंगा कि आप जैसे शख्स का मैं फिलहाल कोई खातिरदारी नहीं कर सकता। तनीषा ने बोला, इतनी सी बात से टूट गए तुम? वैसे चोट कैसे लगी है तुम्हें? तनीषा की तरफ रोहित ने फिर से गुस्से से देखा और करण ने दोबारा चिल्लाया, कट। रोहित अब तुम थोड़े से हल्के पड़ जाओ, मजा नहीं आएगा, फिर से कोशिश करो। फिर से शूटिंग शुरू हुई। रोहित ने दोबारा कहा, आइए मैं माफी चाहूंगा कि आप जैसे शख्स का मैं फिलहाल कोई खातिरदारी नहीं कर सकता। तनीषा ने बोला, इतनी सी बात से टूट गए तुम? वैसे चोट कैसे लगी तुम्हें? करण अब तक झल्ला कर चिल्लाने लगा, तनीषा क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हें इसी सीन से ऑडिशन किया था, बहुत ही अच्छे से। मैं और मोहित देखकर खुश हो गए थे वो परफॉर्मेंस। रात हो गई थी और उस शूट के बहुत सारे टेक लिए गए थे। सबके सब काफी थक चुके थे। सब कुछ जल्दी जल्दी खत्म करने के लिए 2 टीम में बांटे गए थे और हर चीज जब ये चीज मोहित ने सुनी तो मोहित भी दौड़ता हुआ वहां आया। करण क्या हुआ? तनीषा तो अच्छा कर रही है, हमें डेडलाइन खत्म करनी है, इतना मत चिढ़ो उस पर। अगर हमने सब कुछ वक्त पर पूरा नहीं किया तो? मोहित करण से कहने लगा, तुम्हें क्या पता यहाँ क्या हो रहा है? ये कैसे अच्छा हो सकता है? तुम ऑडिशन भूल गए हो? मुझे नहीं फर्क पड़ता प्रीमियर की डेट से, ये बहुत खास सीन है और मुझे इसमें कोई कमी नहीं चाहिए। करण ने गुस्से में कहा। मोहित उसे शांत करते हुए कहने लगा, ठीक है शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो। मैंने पहले के टेक्स देखे हैं, तुम्हें पता है कि रोहित कितनी अच्छी एक्टिंग करता है, पूरी इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट है, और फिर भी तुम उसे अपना बेस्ट देने को कह रहे हो। और तनीषा तो बिल्कुल नहीं है, वो कैसे रोहित का लेवल मैच करेगी? करण ये सुनकर थोड़ा सा शांत हुआ। उसे भी ये सारी चीजें पता थी, पर ये भी वो जानता था कि तनीषा के ऑडिशन की वजह से उनकी ज्यादा उम्मीदें हो गई हैं, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। तनीषा तुमने ऑडिशन में कैसा किया था, क्या तुम्हें जरा भी याद नहीं? मोहित ने तनीषा से कहा। तनीषा को कुछ भी याद नहीं था और ये सब उसके लिए सर दर्द बन गया था। मुझे नहीं याद आ रहा कुछ, तनीषा ने कहा। छोड़ दो, मैंने ही शायद ज्यादा उम्मीदें बांध रखी थी, और एक बार कोशिश करते हैं। तुम एक बार संभाल कर देखो रोहित, करण ने रोहित से कहा। उसी दौरान अपने प्राइवेट जेट में बैठा राज होता है और अपने फोन को देख रहा होता है। उसने तनीषा को मैसेज किया था पर उसे अभी तक जवाब में कुछ नहीं आया। वो बाहर की तरफ देख रहा होता है। उसे तनीषा की याद आ रही थी, जिस वजह से उसे अब एक अजीब सा एहसास हो रहा था। वो अपनी आंखें बंद करता है और अचानक से वो होश खो बैठता है। सबके सब तैयार हो जाओ। तनीषा तुम तैयार हो? करण ने पूछा। फिक्र मत करिए सर, रोहित ने कहा। ठीक है, तनीषा ने खुद से कहा। उसे अब बहुत बुरा लग रहा था। उसे कैसे बुरा नहीं लगेगा? रोहित के सामने वो एक्टिंग नहीं कर पा रही है, वो कैसे उसकी बराबरी कर सकती है? वो कभी ये रोल नहीं कर पाएगी। मैं तैयार हूँ, तनीषा ने कहा। क्लैप बोर्ड की आवाज आती है और सीन शुरू होता है। हॉस्पिटल वार्ड के बाहर तनीषा खड़ी होती है। वो आंखें बंद करती है और दरवाजा खोलती है। जैसे ही उसने वार्ड का दरवाजा खोला, उसने अपनी आंखें भी खोली। जैसे ही वो अंदर आती है, उसके चेहरे पर कैमरा फोकस करता है। उसकी आंखें अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। उनमें वो शांत नहीं बल्कि अलग सा तेज था। वो तेज जो किसी को भी जला सकता था और सबके सब ये महसूस कर पा रहे थे। रोहित खुद को संभालता है पर उसे भी ये काफी अजीब लगता है। करण, जिसने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जो उसे इतने देर से चाहिए था अब उसके सामने था। आगे क्या होता है जानेंगे अगले एपिसोड में। जब राज ने अपनी आंखें खोली, उसे महसूस हुआ कि उसके आसपास सब कुछ बदल चुका है। रोहित, कैमरा, लाइट्स, करण, मोहित, ये उसका शरीर नहीं था। उसे फिर से अपने शरीर से अपना कंट्रोल खो दिया था और अब वो तनीषा के बॉडी में था। राज अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख सकता तब जब वो तनीषा को इतना याद कर रहा हो। ऐसे होने पर वो खुद ही तनीषा के शरीर में आ जाता था। राज के शरीर से ज्यादा उसकी आत्मा तनीषा के साथ जुड़ी हुई थी। सबके सब तनीषा को देख रहे थे, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई और ही हो। तनीषा की आंखें चारों तरफ देखती हैं और फिर उसकी नजर रोहित पर पड़ती है। सबके सब उसे देखकर जरा सा डर गए थे। ये वही लड़की थी दरवाजा खोलने से पहले। ये इतनी कैसे बदल गई?
राज को कुछ अजीब लगता है और उसे तनीषा के शरीर में उसके बाएं पैर में दर्द महसूस होता है। राज ने देखा क्लैपबोर्ड के हिसाब से बहुत बार ये टेक लिया जा चुका है और अब सबकी आंखें तनीषा पर है। वो पहले के टेक से बहुत अलग लग रही थी। वो बिल्कुल सीधी खड़ी थी और उसे देखकर बिल्कुल ये लग रहा था कि वो अपने दुश्मन की तरफ पड़ रही हो। तनीषा अंदर आती है और उसके चेहरे पर कोई भी शिकन नहीं थी। वो बहुत आराम से अंदर आती है और वहां रखे सोफे पर बैठ जाती है, जैसे उसे किसी का सुध ही ना हो। उसकी आंखों में वो गुस्सा और वो अकड़ पूरी तरीके से दिख रहा था। उसने कुछ नहीं किया था, न ही कुछ बोला था, पर फिर भी उसके आसपास रहने से सबको ऐसा एहसास हो जाता है जैसे कोई बहुत बड़ा खलनायक हो उसके कमरे में। तनीषा के बैठने से उसके पैर में दर्द थोड़ा कम हो जाता है। राज को बहुत अच्छी नहीं लग रही थी कोई भी चीज। वो रोहित की तरफ देखता है। रोहित की नजर तनीषा से मिलती है और वो डर सा जाता है। ऐसा डर आज तक सिर्फ अपने भाई से ही लगा था। जब भी वो अपने भाई की तरफ देखता है, करण जिसने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी, उसे क्या पता था कि अभी अभी शो शुरू हुआ है। तनीषा ने अपने आप को पूरी तरीके से किरदार में डाल लिया था। उसकी कैरेक्टर और सख्त बिजनेस वुमेन की थी, जिसे आज तक हार नसीब नहीं हुई थी और जिससे सब डरते थे। तनीषा पहले दरवाजा खोलती है और उसकी आंखें रोहित पर पड़ती हैं। उसके एक्सप्रेशन और सब कुछ बिल्कुल सटीक थे और उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल वैसी ही थी जैसे सबको चाहिए थी। इस फिल्म में भले ही रोहित को मात मिली हो, पर तनीषा के कैरेक्टर को कभी नहीं। सारे के सारे लड़कियों की परेशानियां दिखा रहे थे, जहाँ ये मूवी लड़कियों की जिंदगी के आसपास घूम रही थी, जिसके जिंदगी में प्यार ही नहीं बल्कि उसका काम और एक मुकाम बहुत ज्यादा मायने रखता था। वो किसी भी लड़के से ज्यादा ताकतवर थी और ये दर्शकों के लिए बहुत दिलचस्प था, इसीलिए बहुत लोग इसके तरफ आकर्षक थे। इसीलिए करण ने तनीषा को चुना था, जो कि रोहित के टक्कर की थी। इसके अलावा कोई और कर ही नहीं सकता था। आखिरकार तनीषा ने अपने कैरेक्टर को अच्छे से सामने रखा और रोहित को टक्कर दे सकी। तनीषा की परफॉर्मेंस देखकर मोहित और करण दोनों काफी हैरान थे। ये काफी अच्छा कर रही है। अगर हमारे सीनियर भी आज यहाँ होते तो वो भी यही कहते। वो शायद बिल्कुल इसी की तरह करते भी, मोहित ने कहा। करण ने हामी भरते हुए कहा, हाँ, ये बिल्कुल हमारे बॉस की तरह कर रही है। दोनों शांत होते हैं और स्क्रीन की तरफ देखने लगते हैं। रोहित भी इस बार काफी दंग था कि तनीषा उसे डरा सकती है। वो खुद को संभाल कर अपनी लाइन बोलने लगा, आइए, मैं माफी चाहूंगा कि आप जैसी शख्स का मैं खातिरदारी नहीं कर सकता अभी। तनीषा उसकी बात सुनती है और फिर उसकी तरफ देखने लगी। राज को तनीषा पर गुस्सा आ रहा था कि उसने इस शूटिंग की वजह से खुद को इतना थका दिया था। उसे देखकर मोहित और करण दोनों डर जाते हैं। उन्हें खुद ये बात नहीं समझ आई कि आखिरकार वो लोग डर क्यों रहे हैं तनीषा से। पर इन सबके बीच अगर कोई डरा हुआ था तो वो था रोहित। उसने फिर भी खुद को बहुत काबू करके रखा था। यहाँ तनीषा की आत्मा राज के शरीर में थी, जिसकी आंखें अब खुली है और वो बस एक बात सोचने लगी। समीर की आवाज उसे सुनाई देने लगी, बड़ी भाभी, आप मेरे भाई के नाम का इस्तेमाल क्यों नहीं करती? वो सबसे बड़े इंसान है पूरी इंडस्ट्री में। नहीं, तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारे भाई के पीछे सब पड़ जाएं? मुझे वक्त दो, मैं सब ठीक कर लूंगी। परेशानी क्या है इसमें? भैया को कोई दिक्कत नहीं होगी। समीर की आवाज फिर से आती है, सब क्या सोचेंगे तुम्हारे भाई के बारे में? उन्हें दिक्कत नहीं है मुझ पर। वो सबसे परफेक्ट इंसान है और उनकी गर्लफ्रेंड को भी परफेक्ट होना चाहिए। तनीषा को खुद की आवाज सुनाई देती है। राज को जब तनीषा की बातें याद आती है तो उसकी आंखों से वो गुस्सा जाता है और अब वो शांत हो जाता है, पर उतनी भी शांति उसकी आंखों में नहीं थी। राज को तनीषा के प्रोडक्शन हाउस के स्क्रिप्ट के बारे में पूरी जानकारी थी। उसे हर एक लाइन अच्छे से याद थी, जैसे कि उसने हर एक चीज याद करके रखी थी। उसे उस ऑडिशन की वजह से तनीषा की सारी लाइन्स याद थी। तनीषा को इस मूवी में अच्छे से काम करना था और अगर राज उसकी मदद कर पाए तो वो क्यों नहीं करेगा। इतनी सी बात से टूट गए तुम? वैसे ये चोट कैसे लगी? तनीषा ने, या तो यूं कहिए कि राज जो तनीषा के शरीर में था, उसने काफी आराम से ये लाइन कही। फिर वो खड़ी हुई और जाने से पहले उसने कहा, मेरे साथ काम करने के अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। कट, बहुत अच्छे, करण ने कहा और तनीषा खुद की लाइंस बोलने के बाद वहाँ से निकल गई। उसने कुछ नहीं किया था, ना ही कोई खास एक्सप्रेशन जिससे लगे कि वो एक्टिंग कर रही है। बस अपनी लाइन दोहराई थी, पर उसकी बातों में और बोलने के तरीके में कुछ अलग तो था, जिससे सब काफी खुश हो गए थे। रोहित की एक्टिंग बिल्कुल फीकी पड़ गई थी इस सीन में। करण ने सही कहा था कि इस लड़की के पास सच में कोई तोहफा है। तनीषा, ये बहुत अच्छा था, मुझे पता था कि तुम कर लोगी, करण ने तनीषा की तरफ जाकर कहा। करण तनीषा को ऐसे देख रहा था जैसे वो किसी हीरो की तरफ देख रहा हो। रोहित ने कहा, हाँ, मैं भी काफी हैरान था ये देखकर, बहुत अच्छा काम किया तुमने। रोहित तनीषा को देखकर मुस्कुरा रहा था, पर उसने नजर मिलाते हुए सारी मुस्कुराहटें बंद हो जाती है। रोहित को बहुत अजीब लग रहा होता है ये सब। मोहित हंसता हुआ वहाँ आया और उसने कहा, लगता है तनीषा अभी तक अपने कैरेक्टर से बाहर नहीं आई है। करण ने जवाब देते हुए बोला, हाँ, इस सीन में जान ही इतनी लगी है। बधाई हो तनीषा, तुम्हारे सारे सीन पूरे हो गए हैं। उसे कभी नहीं लगा था कि कोई एक्सपीरियंस ना होने के बावजूद भी तनीषा इतना अच्छा काम करेगी। उसने सिर्फ राजमीत के साथ ही नहीं बल्कि रोहित के साथ भी बहुत अच्छा काम किया था।
सबके सब क्रू मेंबर्स उसके लिए तालियां बजा रहे थे। बधाई हो तनीषा, बधाई हो। एक क्रू मेंबर फूलों का गुलदस्ता लेकर तनीषा की तरफ आता है। करण और बाकी सब तनीषा के लिए ताली बजा रहे होते हैं और अचानक से तनीषा को होश आता है। तनीषा को काफी अजीब लगता है। मैंने खत्म कर ली शूटिंग। हाँ, ये आपका आखिरी सीन था। रोहित ने कहा। ये कैसे हो सकता है? तनीषा ने सोचा उसने तो शायद उम्मीदें खराब कर दी थी। तनीषा को तब समझ आया कि वो फिर से होश में नहीं थी और दोबारा कुछ गड़बड़ हुई है। क्या इस बार उसने रोहित के साथ कोई बदतमीजी की? वो ये नहीं चाहती थी। उसने रोहित से पूछा, मैंने कुछ गलत किया क्या रोहित सर? रोहित ने कहा, गलत नहीं तो ऐसा क्यों कहा आपने? तनीषा ने कहा, क्या मैं दोबारा सीन देख सकती हूँ, बस ऐसे ही याद करने के लिए? करण ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल। करण ने तनीषा के लिए सीन दोबारा प्ले किया और तनीषा खुद को देखकर दंग थी। ये क्या वही है या फिर उसे राज की आत्मा ने काबू कर लिया था? आगे क्या होता है जानेंगे अगले एपिसोड में। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं ऐसे एक्टिंग करूं, तनीषा ने सोचा। कोई कितना भी अच्छा एक्टर क्यों ना हो, कभी भी राज की तरह देख ही नहीं सकता। आज तनीषा ने पहली बार देखा था कि वो कैसे रहती है जब वो अपने होश में नहीं होती। तनीषा जैसे खुद को पढ़ रही थी और उसे बहुत अजीब लग रहा था। कोई ये मामूली बेहोशी नहीं थी। ये सब देखकर तनीषा बहुत कंफ्यूज्ड थी और काफी हद तक खुश भी। हाँ तनीषा, आज यहाँ की पार्टी में तुम आ रही हो ना? हमारे साथ ही चलो, करण ने तनीषा से कहा। तनीषा वैसे तो अपने ख्यालों में ही थी, पर करण के सवाल से वो बाहर आई। तनीषा ने कहा, हाँ हाँ मैं चल रही हूँ। कैसे आओगी आप? रोहित ने पूछा। मैं ट्रेन ले लूंगी, तनीषा ने रोहित से कहा। रोहित ने थोड़ी सी शक्ल बनाई और फिर कहा, वो जगह थोड़ी अजीब है, वहाँ टैक्सी नहीं जाती और अगर तुम्हें ट्रेन लेना है तो स्टेशन वहाँ से दूर पड़ेगा। मेरी गाड़ी में चल सकती हो आप। तनीषा की आंखें चमक जाती हैं, पर तभी तनीषा ना करते हुए कहने लगी, नहीं मैं खुद चली जाऊंगी। ये क्या मजाक है? वैसे जैसे तैसे वो इस पूरे हफ्ते बची है, अब कैसे बचेगी वो? मोहित उन्हें चुपचाप देख रहा था। भले ही रोहित बहुत ही अच्छा इंसान था जो लोगों से जरा दूरी बना के रखता है। तनीषा को लिफ्ट देने की बात सुनकर वो भी सोच में पड़ गया था कि इतनी फिक्र क्यों है उसे। करण सर, मोहित सर, हमारे यहाँ कोई एक्स्ट्रा कार है? रोहित ने पूछा। हाँ हाँ बिल्कुल है। तनीषा आप वेट करो, मैं भी बुलाता हूँ कार आपके लिए, करण ने कहा। तनीषा मुस्कुराई और उन्हें थैंक यू बोला। रोहित को थोड़ा अच्छा लगा और उसने कहा, मैं अब जाता हूँ। ये कहकर रोहित वहाँ से चला गया। बिल्कुल मिलते हैं, तनीषा ने कहा और वो वहाँ से चली गई। तनीषा अपने सामान के साथ बाहर खड़ी होती है और थोड़ी देर में एक काली गाड़ी आती है। ड्राइवर गाड़ी से अपना सर बाहर निकालता है और बोलने लगता है, तनीषा जी आपको करण सर ने लेने के लिए बोला है, अंदर आइए। ठीक है, तनीषा ने कहा और दरवाजा खोला, पर दरवाजा खोलते ही वो चौंक गई। राजमीत अपनी जीन्स और शर्ट में अंदर बैठा था। एहसास ठाकुर जो कि अब उसे घूर रहा था, आदित्य राजपूत उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा होता है और अंश भी उन्हीं के साथ बैठा होता है। तनीषा ने दरवाजा खोलते ही बंद कर दिया। आदित्य जो कि सबके सामने बैठा था दरवाजे के, उसने दरवाजा खोलते हुए कहा, हेलो गर्लफ्रेंड, आओगी नहीं अंदर? अफवाहों से परेशान हो गई। तनीषा बिल्कुल चुप खड़ी थी। इन्हें यहाँ क्यों होना है? इतनी मुश्किल से वो बची थी, अब उसे इन्हीं के साथ जाना पड़ेगा। आज सच में तनीषा का आखिरी दिन है। हेलो गर्लफ्रेंड, आओगी नहीं अंदर? आदित्य ने तनीषा की तरफ जैसे देख कर कहा। तनीषा के कान में ये आवाज गूंज रही थी। वो क्यों चाहता है कि तनीषा अंदर आए? ये मजाक है। तनीषा खुश थी कि उसे सबसे शूटिंग के वक्त मिलने की जरूरत नहीं पड़ी। सिर्फ रोहित और राजमीत से ही उसकी मुलाकात हुई थी। क्रू के 2 भागों में बंटने की वजह से किसी से मिलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इससे पहले वो एक बार अंश से टकराई थी, पर किसे पता था कि भगवान दोबारा उनके साथ इतना बुरा मजाक करेंगे। फिल्म जल्दी कंप्लीट करने के लिए पूरे क्रू को 2 भागों में बांट दिया गया था। तनीषा और राजमीत के अलावा सबके सब एक क्रू में थे। सबने शायद अपने सीन्स खत्म कर लिए थे, इसीलिए सब अब पार्टी में जा रहे थे। कोई नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, तनीषा ने कहा। आदित्य ने देखा कि तनीषा बहुत घबराई हुई थी, जैसे उसने भूत देख लिया हो। उसके ऐसे रिएक्शन को देखकर आदित्य ने कहा, तुम सच में यही चाहती हो? क्योंकि यहाँ से तो तुम्हें कोई भी गाड़ी मिलने से रही, तो तुम जाओगी कैसे? और अगर पैदल गई तो शायद कल तक जरूर पहुंच जाओगी। तनीषा ने अपने बाएं पैर की तरफ देखा और सोच में पड़ गई। ऐसा नहीं हो सकता कि वो चल कर जाए और ना ही उसे अलग गाड़ी मिलेगी। अब क्या करना चाहिए उसे? आदित्य जो कि अब परेशान हो रहा था, इंतजार करके उसने कहा, अगर तुम यहाँ खड़ी रही तो कोई रिपोर्टर हमारी फोटो ले लेगा। तनीषा को जैसे होश सा आता है, वो तुरंत अंदर आ जाती है। कोई अंदर फोटो नहीं ले सकता और उसके पैसे भी बचेंगे। कार बहुत बड़ी थी तो उसमें 3 रो थी और हर सीट बहुत अच्छी थी। आगे की सीट में एक क्रू मेंबर बैठा था। राजमीत और आदित्य साथ बैठे थे। एहसास दूसरे सीट में था और आखिरी में अंश।
तनीषा के पास सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो अंश के साथ बैठे या तो एहसास या आदित्य के साथ। एहसास जो कि पढ़ रहा होता है उसको वो परेशान नहीं कर सकती। राजमीत अपनी आंखें खोलता है और तनीषा को देखता है। आदित्य जो कि तनीषा के सबसे पास में बैठा था, उसने तनीषा से पूछा, क्या हुआ गर्लफ्रेंड, समझ नहीं पा रही हो कि किसके साथ बैठे? तनीषा को बार बार अब उसके गर्लफ्रेंड लफ्ज से गुस्सा आ रहा था। क्या ये उसे गर्लफ्रेंड बुलाना बंद कर सकता है? तनीषा अपने गुस्से को काबू करके आदित्य के पीछे एहसास के साथ बैठ जाती है। आदित्य उसकी तरफ देखता है और पूछता है, वाह, मुझे लगा था तुम आखिर में बैठोगी। आदित्य ये कहकर अंश की तरफ देखने लगा। इस बात पर तनीषा ने जवाब दिया, क्या ही फर्क पड़ता है, अगर मुझे मरना ही है तो मैं उसमें भी चूज करूं। राजमीत, आदित्य, एहसास और अंश दंग हो जाते हैं उसकी ये बात सुनकर। हाँ, मतलब आप लोगों के फैंस ही काफी होंगे आपके साथ देखने के बाद मुझे मारने के लिए, तो क्या ही फर्क पड़ता है, तनीषा ने कहा। आदित्य, जिसे लगा नहीं था कि तनीषा ऐसा कुछ भी कहेगी, वो थोड़ी देर के लिए चुप हो गया था और जोर से हंसने लगा। वो उसकी तरफ देखता है और उसे बहुत अच्छा लगता है तनीषा को देखकर। तनीषा ने बिल्कुल भी मेकअप नहीं किया था और सिर्फ एक पोनी टेल में थी। मेकअप न होने के बावजूद भी वो काफी अच्छी लग रही थी और उसकी आंखें बिल्कुल शांत और चमकीली थी। उसकी आवाज बिल्कुल थमी सी और शांत सी थी। जैसी अफवाहें रही थी तनीषा को लेकर, वैसा कुछ भी नहीं था उसमें, ना ही उसके चेहरे में, ना ही उसके तौर तरीके में। वो उन सब से बिल्कुल अलग थी। आदित्य उसकी तरफ देखता है। उसकी आंखों में गुरूर और चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। वो तनीषा से कहने लगा, मुझे अभी अभी कुछ याद आया, सबके सब आज यहाँ हैं सिर्फ रोहित के अलावा, वरना आज तो तुम्हारे सारे बॉयफ्रेंड्स का भरत मिलाप हो जाता। तनीषा को वैसे भी आदित्य की बातें कुछ खास पसंद नहीं आ रही थी, जैसे आदित्य को ये सब देखने में मजा आ रहा हो। कोई बात नहीं, लूडो 4 लोगों का गेम होता है वैसे, आदित्य ने कहा। तनीषा वैसे तो चुप थी, पर वो बस अब चाहती थी कि आदित्य चुप हो जाए। तनीषा उसकी तरफ देखती है और कहने लगती है, मेरा आपसे क्या ही मुकाबला, आप सीनियर हो मेरे, और आपकी सारी गर्लफ्रेंड अगर मिल जाए तो शायद भगवान को भी नीचे बुला लेंगी। आदित्य राजपूत दिखने में काफी अच्छा था और काफी लोगों का चहेता भी था। उसकी निजी जिंदगी सबको ज्यादा पसंद थी क्योंकि उसकी बहुत गर्लफ्रेंड रह चुकी थी। वो गर्लफ्रेंड बदलता रहता था, बिल्कुल अपने कपड़ों की तरह। आप कुछ ज्यादा ही बढ़ावा कर रही हैं मेरा। वो क्या है कि हर एक लड़की पहले से ज्यादा बेहतर होती है, आदित्य ने तनीषा की तरफ देखते हुए कहा। तनीषा ने उसकी बात को अनसुना किया, पर तभी आदित्य ने आगे कहा, वैसे भी अंदर थोड़ा अंधेरा है, इतना डरने की जरूरत नहीं है। मुझे कुछ और स्कैंडल्स करने में कोई दिक्कत नहीं है। उसे क्यों ही दिक्कत होगी, वो स्कैंडल्स में डूबा हुआ है। पर तनीषा ऐसा कुछ नहीं चाहती है, ना कुछ सोचती है। मुझे दिक्कत है, तनीषा ने आदित्य से कहा। उसने सोचा कि अब आदित्य का मुंह बंद करना जरूरी है, इसलिए उसने आगे बोला, और मेरे बॉयफ्रेंड को भी परेशानी होगी। तनीषा को तब याद आता है कि उसका बॉयफ्रेंड है। राज का गुस्सा अभी अभी उसे याद आया। अंश को जलन सी महसूस होती है और राजमीत का भी ध्यान तनीषा की बातों पर जाता है। आदित्य ने आगे कहा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है? तनीषा ने उसकी तरफ देखा और पूछा, क्यों, कोई दिक्कत है? तनीषा ये नहीं बताना चाहती थी कि वो कौन है, पर वो ये बताने से नहीं कतराती कि वो किसी के साथ है अब। आदित्य ने कहा, मतलब हम में से कोई एक है तुम्हारा बॉयफ्रेंड? तनीषा को अब ये सुनकर गुस्सा आ रहा था। आखिर ये कैसी बात हुई? जरूरी है क्या इन्हीं में से कोई हो? सबके सबब तनीषा को देख रहे थे और उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे। आगे क्या होता है जानेंगे अगले एपिसोड में।